बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि आप हर नई कहानी से जुड़े रहें। नीचे कमेंट में बताएं आप किस तरह की कहानियां सुनना चाहते हैं। डिस्क्लेमर: ये कहानी पूर्णतः काल्पनिक फिक्शनल है और इसे मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। ये किसी भी व्यक्ति, समुदाय, धर्म या संस्था को आहत या टारगेट करने के लिए नहीं है। स्मॉल डायमंड कहानी में दिखाए गए चरित्र, घटनाएं और स्थान काल्पनिक हैं जो लेखक की रचनात्मकता पर आधारित हैं। स्मॉल डायमंड अगर किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई समानता मिलती है तो वह पूरी तरह संयोग है। इस कहानी का उद्देश्य सिर्फ आपके मनोरंजन करना है, किसी को भावनात्मक रूप से ठेस पहुंचाना नहीं। धन्यवाद। आपका प्यार और सपोर्ट ही हमारी प्रेरणा है। टीम आर के सीरीज, लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। मेरे प्यारे बड़े भैया, मैं तुम्हारा मांस खाने और तुम्हारा खून पीने के लिए बेताब हूँ। हाँ, कभी हम इतने गहरे स्वॉन भाई बहन थे, लेकिन अब तुमने मुझे और तीसरी बहन को अपने ही हाथों से मार डाला। शाबाश बड़े भैया, अगर अगला जन्म हुआ तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए रसातल में गिरा दूंगी। अल्पविराम। 2052 ईस्वी, जियांग शहर के केंद्र में चूफैंग के घर में दोपहर की खबरें लिविंग रूम के बीच में टंगे वर्चुअल टेलीविजन पर चल रही थीं। बाहर खिड़की से सूरज चमक रहा था और हल्की हवा बह रही थी। घर के अंदर चूफैंग सोफे पर सिकुड़ा हुआ सो रहा था, सिर पर बर्फ की थैली रखे हुए। चूफैंग ने नींद में अपनी मुट्ठियां कस ली थीं। उसका चेहरा भयावह था, जैसे वह कोई बुरा सपना देख रहा हो। नहीं, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। अगले पल चूफैंग अचानक सोफे से उछल पड़ा। वह बहुत सदमे में था और हाँफ रहा था। मैं मरा नहीं हूँ। चूफैंग ने इधर उधर देखा, हैरान। उसे अभी भी वह ठंडक साफ याद थी जब बड़े भैया की पौराणिक तलवार ने उसके दिल को चीर दिया था। बड़े भैया के स्वभाव को देखते हुए वह उसे छोड़ने वाला नहीं था। ये कहाँ है? आसपास का परिचित माहौल देखकर चूफैंग स्तब्ध रह गया। क्या ये मेरा घर नहीं है? लेकिन क्या मेरा घर प्रलय दिवस पर नष्ट नहीं हो गया था? अचानक उसे कुछ सूझा। चूफैंग ने जल्दी से नवीनतम मॉडल का गोवेई फोन P800 मोबाइल निकाला। उसने वर्चुअल स्क्रीन पर तारीख देखी। चूफैंग की सांसें तेज हो गईं। 25 जून 2052। ये तो 10 साल पहले की तारीख है। चूफैंग को इस समय की बहुत गहरी याद थी। रसातल मार्ग, 10 स्वर्ण रैंकिंग सूचियां, यहीं से मानवता का भाग्य पूरी तरह बदल गया था। काफी देर बाद चूफैंग ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि वह 10 साल पहले पुनर्जनन कर चुका था। अभी संकट शुरू नहीं हुआ था। कोई भी त्रासदी अभी तक नहीं हुई थी। मेरे प्यारे बड़े भैया, अभी सब खत्म नहीं हुआ है। चूफैंग की आंखों से एक ठंडी, आकर्षक चमक फूटी। अचानक टेलीविजन से एक तत्काल महिला की आवाज सुनाई दी। ब्रेकिंग न्यूज़, आज दोपहर देश ए में भूमिगत खदान की खुदाई कर रहे मजदूरों ने गलती से एक अथाह गड्ढा खोद लिया। कई विचित्र दिखने वाले भूमिगत प्राणी भाग निकले और पड़ोसी कस्बों में भारी संख्या में नागरिकों की मौत हो गई। चूफैंग ने बाकी खबर नहीं सुनी क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि आगे क्या होगा। रसातल मार्ग प्रकट हो चुका है। 10 स्वर्ण रैंकिंग सूचियां भी अब प्रकट होने वाली हैं। खुद से बुदबुदाते हुए चूफैंग ने सिर उठाया और खिड़की से बाहर देखा। जैसा कि अपेक्षित था, बादल रहित साफ आकाश अचानक अंधेरा हो गया, जैसे किसी ने उसे पर्दे से ढक दिया हो। सब कुछ काला पड़ गया। 10 स्वर्णिम किरणें, जो तारों जैसी दिखती थीं, आकाश में चलीं। धीरे धीरे वे 10 विशाल सूचियों में संक्षिप्त हुईं, जो लाखों फीट लंबी और चौड़ी थीं। स्वर्ण रैंकिंग सूचियां झरने की तरह नीचे गिरीं। इस पल पूरी दुनिया ने 10 स्वर्ण रैंकिंग सूचियां देखीं। हे भगवान, ये क्या है? क्या एलियंस आ गए हैं? माय गॉड, ये जरूर भगवान का प्रकटीकरण है। बाहर की उन्मादी भीड़ को देखकर चूफैंग ने गहरी सांस ली। रसातल प्रकट हो चुका है। महासंकट शुरू हो गया है। जो आना है वह हमेशा आएगा। भगवान ने मुझे फिर से जीने का मौका दिया है। मुझे पहले सारे अवसर हथियाने होंगे, तभी मेरे पास जीवित रहने का मौका होगा। उसके सामने उलझी हुई भीड़ की तुलना में चूफैंग का सबसे बड़ा फायदा यह था कि वह अगले 10 साल में क्या होगा ये जानता था। यह ऐसा था जैसे कोई गेम चीट शीट के साथ खेल रहा हो। यहाँ तक कि एक नौसिखिया भी विशेषज्ञ बन सकता था, और चूफैंग तो अपने पिछले जीवन में वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध A+ ग्रेड विशेषज्ञ था। जल्द ही आकाश में स्वर्ण रैंकिंग सूचियां और स्पष्ट हो गईं। प्रत्येक सूची पर बड़े बड़े अक्षर उभरे। यह मानवजाति की किसी ज्ञात भाषा में नहीं लिखा था, लेकिन अजीब तरह से हर कोई इसे आसानी से समझ सकता था। आध्यात्मिक ऊर्जा स्वर्ण सूची, रक्तरेखा स्वर्ण सूची, पालतू पशु स्वर्ण सूची। ये सब क्या मतलब है? क्या ये उपन्यासों में होने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा की पुनर्प्राप्ति जैसा है? क्या मैं किसी और दुनिया में आ गया हूँ? आकाश से एक दुर्लभ घटना उतरी है और दुनिया में एक अवसर आया है। मैं अब ओवरटाइम क्यों कर रहा हूँ? मैं भी मुख्य पात्र बनना चाहता हूँ। इस अचानक विचित्र बदलाव के कारण पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। केवल चूफैंग को स्पष्ट रूप से पता था कि उसे क्या करना है।
उसके पिछले जीवन की अफवाहों में 10 स्वर्ण रैंकिंग सूचियां विश्व की इच्छा से विकसित हुई थीं और उनके पास अपार शक्ति थी। जो लोग स्वर्ण रैंकिंग सूचियों में स्थान पाते थे उन्हें स्वर्गीय अवसर प्राप्त होते थे। रैंकिंग जितनी ऊंची, पुरस्कार उतने ही बड़े। किसी सूची में पहला स्थान पाने वाला व्यक्ति एकमात्र दैवीय ग्रेड पुरस्कार प्राप्त करता था। उदाहरण के लिए, पिछले जीवन में अधिकांश प्रसिद्ध सुपर विशेषज्ञों ने प्रत्येक स्वर्ण रैंकिंग सूची से एकमात्र दैवीय ग्रेड पुरस्कार प्राप्त किया था और एक मजबूत आधार बनाया था। पशु सम्राट, एक एस ग्रेड विशेषज्ञ, पालतू पशु स्वर्ण सूची में पहला स्थान पाने वाला था। अमर सम्राट, एक एस ग्रेड विशेषज्ञ, रक्तरेखा स्वर्ण सूची में पहला स्थान पाने वाला था। और चूफैंग का स्वर्ण भाई लिंगयी, जिससे वह हड्डियों तक नफरत करता था, आध्यात्मिक ऊर्जा स्वर्ण सूची में पहला स्थान पाने वाला था। चूफैंग को नहीं पता था कि दूसरों के लिए दैवीय ग्रेड पुरस्कार क्या थे, लेकिन वह स्पष्ट रूप से जानता था कि लिंगयी प्राचीन मार्शल आर्ट्स के उत्तराधिकारी के रूप में पहला मानव था जिसने डी ग्रेड रेटिंग प्राप्त की थी और उसे 100 गुना साधना गति का पुरस्कार मिला था। ये निश्चित रूप से ऐसा पुरस्कार था जो हर किसी को पागल कर सकता था। 100 गुना साधना गति के साथ लिंगयी ने सभी से कहीं आगे साधना की और बहुत कम समय में दुनिया के शीर्ष 10 विशेषज्ञों में से एक बन गया। नए युग के बाद से स्वर्ण रैंकिंग सूचियों की रेटिंग के आधार पर साधकों को डी ग्रेड, सी ग्रेड, बी ग्रेड, ए प्लस ग्रेड और एस ग्रेड में वर्गीकृत किया गया था। संभवतः इससे भी ऊंचे ग्रेड थे, लेकिन किसी भी मानव ने स्वर्ण रैंकिंग सूचियों की रेटिंग को पार नहीं किया था, इसलिए समकक्ष ग्रेड नहीं थे। इस पल चूफैंग के दिमाग में कई बातें आईं। अभी उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता थी कि वह जितनी जल्दी हो सके सभी दैवीय ग्रेड पुरस्कार हथिया ले और सबसे सही आधार बनाए। चूफैंग नहीं भूला था कि पिछले जीवन के विकास के अनुसार अमर सम्राट जैसे शक्तिशाली लोग भी रसातल के आक्रमण का विरोध नहीं कर सके थे। उसे और मजबूत बनना था। उसका पहला लक्ष्य स्वाभाविक रूप से अपने प्यारे बड़े भैया के अवसरों को हथियाना था। चूफैंग के होंठों पर एक ठंडी मुस्कान उभरी। बदला अब से शुरू हो चुका था। लिविंग रूम में चूफैंग बिना किसी हिचकिचाहट के पालथी मारकर बैठ गया। उसने अपनी साधना तकनीकों का अभ्यास शुरू किया और आध्यात्मिक ऊर्जा की साधना करने लगा। पिछले जीवन में मानवों ने रसातल से भागे हुए राक्षसी प्राणियों को मारकर थोड़ी सी आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त की थी और धीरे धीरे साधना के पथ पर बढ़े थे। लेकिन अभी चूफैंग को ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। उसके पास पिछले जीवन की साधना तकनीकें थीं। स्वर्ण रैंकिंग सूचियों के प्रकट होने के बाद दुनिया में आध्यात्मिक ऊर्जा भी पुनर्जनन कर रही थी। जैसे ही आध्यात्मिक ऊर्जा की सघनता डी ग्रेड मानव तक पहुंचती, वह आध्यात्मिक ऊर्जा स्वर्ण सूची में पहला मानव बन जाता। लिंगयी से बदला लेने की सोचकर चूफैंग बहुत खुश हुआ। पिछले जीवन में इस प्यारे बड़े भैया ने चाल रची और चूफैंग व लियूशियान एर को रसातल में एक मृत अंत में फंसा दिया था ताकि वह एक अवसर पर कब्जा कर सके। अंत में लियूशियान एर को अपनी जान बलिदान करनी पड़ी। उसने खुद को उड़ा लिया ताकि चूफैंग को जीने का मौका मिले। चूफैंग मौत के पंजों से मुश्किल से बच निकला। उसका दुख इतना गहरा था कि जैसे उसका दिल मर गया हो। उसने लिंगयी के खिलाफ पागलपन भरा बदला शुरू किया। चूफैंग इसे बिल्कुल स्वीकार नहीं कर सका। उन तीनों के बीच इतना गहरा भाई बहन का रिश्ता था जो अनगिनत जीवन मृत्यु के अनुभवों से बना था। अगर बड़े भैया ने मांगा होता तो वह और तीसरी बहन उस अवसर की जरा भी लालच नहीं करते। क्यों उसे इतना चरम कदम उठाना पड़ा? और ये जानकर कि चूफैंग अभी भी जीवित था, लिंगयी को चिंता हुई कि अवसर का रहस्य उजागर हो जाएगा और उसने चूफैंग का पीछा शुरू कर दिया। अपनी एस ग्रेड विशेषज्ञ शक्ति के साथ जो दैवीय रूप से परिवर्तित थी, चूफैंग उसका मुकाबला नहीं कर सका। वह भाग नहीं सका। अंत में वह लिंगयी के हाथों मर गया। ये कारण और प्रभाव का पुनर्जनन था। उसे कभी नहीं लगा होगा कि उसका सबसे बड़ा अवसर अब उससे छीना जाने वाला था। चूफैंग ने खुद को शांत किया और शून्यता की अवस्था में प्रवेश किया। उसके चारों ओर आध्यात्मिक ऊर्जा का एक भंवर धीरे धीरे बन गया। जैसे पतंगे आग की ओर झपटते हैं, यह उसके शरीर में समा गया। वह अगली सुबह तक बिना रुके साधना करता रहा। चूफैंग के मुंह से आध्यात्मिक ऊर्जा का एक भंवर निकला। अपने शरीर में उमड़ती आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस करते हुए उसने संतुष्टि से सिर हिलाया। पिछले जीवन में उसे डी ग्रेड तक पहुंचने में आधा महीना लगा था और उसे कई राक्षसी प्राणियों को मारना पड़ा था। अब इसमें एक दिन से भी कम समय लगा। चूफैंग ने खिड़की के बाहर आध्यात्मिक ऊर्जा स्वर्ण सूची की ओर देखा। उसका चेहरा शांत था। उसे जरा भी चिंता नहीं थी कि कोई उससे पहले ये हासिल कर लेगा। पिछले जीवन में स्वर्ण रैंकिंग सूचियों के प्रकट होने के बाद लिंगयी जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को, जो एक शक्तिशाली बल का समर्थन प्राप्त था, डी ग्रेड तक साधना करने में लगभग एक हफ्ता लगा था। टेलीविजन पर देश ए की विशेष सेनाओं द्वारा राक्षसी प्राणियों का पीछा करने की लड़ाई का सीधा प्रसारण चल रहा था। कई सौ सैनिक असॉल्ट राइफल्स लिए 3 विचित्र दिखने वाले राक्षसी प्राणियों को घेरे हुए थे। गोलियों की बौछार हुई, लेकिन जब वे राक्षसी प्राणियों के कठोर कवच पर लगी तो बस कुछ गड्ढे बनाए।
टेलीविजन पर एक पत्रकार की आश्चर्य भरी चीख सुनाई दी। गोलियों की बौछार ने उन पर हमला किया, लेकिन वे राक्षसों के कवच को भी नहीं तोड़ सकीं। उनके तेज दांत विशेष सेनाओं के बुलेट प्रूफ वेस्ट को आसानी से काट सकते हैं। ये विचित्र राक्षस बहुत शक्तिशाली हैं। ये शायद भूमिगत दुनिया के सबसे शक्तिशाली प्राणी हैं। पत्रकार की टिप्पणी सुनकर चू फैंग ने सिर हिलाया। शुरुआती दौर में जो राक्षसी प्राणी भाग निकले थे वे रसातल में सबसे निम्न ग्रेड के थे। उनके पास बुद्धि नहीं थी, केवल मूल प्रवृत्ति, और उनकी संख्या अनंत थी। रसातल में उनकी मौजूदगी तोप के गोले की तरह थी। रसातल मार्ग में सील की मौजूदगी के कारण केवल कमजोर प्रकार के राक्षसी प्राणी ही भाग निकले थे और उनकी संख्या ज़्यादा नहीं थी। 1 महीने बाद सील पहली बार कमजोर पड़ने वाली थी और सैकड़ों करोड़ों निम्न ग्रेड राक्षसी प्राणी बाहर निकलने वाले थे। ये पहला रसातल राक्षसी ज्वार होता। पिछले जीवन में पूरी मानवजाति ने एकजुट होकर इसका मुकाबला किया था। हर तरह के भारी हथियारों ने अंधाधुंध गोलीबारी की थी। उभरते हुए मार्शल कलाकारों ने अपनी जान की बाजी लगा दी थी। तब जाकर वे रसातल राक्षसी प्राणियों की पहली लहर को खदेड़ पाए थे। इसी लड़ाई के दौरान मानवजाति ने आधिकारिक रूप से सार्वभौमिक साधना के युग में प्रवेश किया था। सीधे प्रसारण के अंत में आखिरकार 10 से अधिक सैनिकों की मौत के बाद देश ए ने रॉकेट लॉन्चर तैनात किया और 3 राक्षसी प्राणियों को टुकड़ों में उड़ा दिया। केवल 3 कोयले जैसे हड्डियां बचीं। उन्हें देश ए की सरकार ने खजाने की तरह सावधानी से रख लिया। इसे देखकर चू फैंग को हंसी आई। पिछले जीवन में ये साबित हो चुका था कि इन निम्न ग्रेड राक्षसी प्राणियों की मौत के बाद बची हड्डियां पूरी तरह बेकार थीं। टेलीविजन पर पत्रकार अपनी सामान्य दिनचर्या के तहत राक्षसी प्राणियों को मारने वाले सैनिकों का साक्षात्कार कर रहा था। राक्षसों को मारने के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मूल रूप से सभी जाने की तैयारी कर रहे थे। अचानक उस सैनिक ने हैरान चेहरे के साथ गंभीरता से कहा, मुझे लगता है मैंने अभी एक आवाज़ सुनी। उसने मुझसे कहा कि निम्न ग्रेड राक्षसी प्राणी तारांकन 1 के सहयोगी हत्या के साथ मुझे 0.3 अंक मिलेंगे। साथ ही मेरे सामने एक वर्चुअल स्क्रीन दिखाई दे रही है जिसमें मेरे बारे में हर तरह की जानकारी है। क्या आप लोग इसे नहीं देख सकते? ये शब्द तुरंत सभी को जो वहां मौजूद थे और दुनिया भर में टेलीविजन सेट के सामने बैठे लोगों को चौंका गए। सैनिक के बोलने के तुरंत बाद अन्य सैनिकों ने जल्दी से चिल्लाकर कहा, मुझे लगा मैंने गलत सुना। मैंने भी वही आवाज़ सुनी, लेकिन मुझे केवल 0.1 अंक का पुरस्कार मिला। मेरे साथ भी मेरे सामने भी एक वर्चुअल स्क्रीन दिखाई दी। मेरे पास भी है। मौके पर जिन सैनिकों ने अभी हत्या में हिस्सा लिया था सभी ने कहा कि उन्होंने वह आवाज़ सुनी थी। माहौल तुरंत उन्मादी हो गया। पत्रकार ने कांपते हुए माइक्रोफोन पहले सैनिक को दिया। क्या आप और विस्तार से बता सकते हैं? राक्षस को मारने के बाद मुझे अपने पेट में एक गर्माहट महसूस हुई। बहुत आरामदायक थी। फिर मैंने वह आवाज़ सुनी और फिर एक वर्चुअल स्क्रीन दिखाई दी। स्क्रीन पर क्या है? इसे जोर से पढ़ें। एक वरिष्ठ अधिकारी आगे बढ़ा और गहरी आवाज़ में बोला। सैनिक ने सिर हिलाया और चिल्लाया, नाम बॉब डेविड। ग्रेड अभी रेट नहीं हुआ, 0.5%। पालतू पशु कोई नहीं। कौशल कोई नहीं। वस्तुएं कोई नहीं। अंक 0.3। ट्रेडिंग क्षेत्र अस्थायी रूप से बंद। इस दृश्य ने तुरंत दुनिया भर में भारी हंगामा मचा दिया। चू फैंग ने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वह पिछले जीवन में ये सब अनुभव कर चुका था। उसकी नज़र 10 स्वर्ण रैंकिंग सूचियों में से आध्यात्मिक ऊर्जा स्वर्ण सूची पर टिकी थी। उसके मुंह से धीरे से कुछ शब्द निकले। डी ग्रेड रेटिंग के लिए आवेदन। जैसे ही चू फैंग ने ये शब्द कहे, आध्यात्मिक ऊर्जा स्वर्ण सूची से एक लगभग अदृश्य स्वर्णिम किरण निकली और तुरंत चू फैंग को घेर लिया। उसके कानों में एक यांत्रिक आवाज़ गूंजी, डी ग्रेड रेटिंग पास। व्यक्तिगत जानकारी कॉलम सक्रिय। अगले पल चू फैंग के सामने एक वर्चुअल स्क्रीन प्रकट हुई। नाम चू फैंग। ग्रेड डी ग्रेड 1%। पालतू पशु कोई नहीं। कौशल कोई नहीं। वस्तुएं कोई नहीं। अंक 0। ट्रेडिंग क्षेत्र अस्थायी रूप से बंद। उसने पॉपअप हुई व्यक्तिगत जानकारी पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। पिछले जीवन में वह इसे अनगिनत बार पढ़ चुका था। चू फैंग चुपचाप उस आवाज़ के आगे बढ़ने का इंतजार करता रहा। जैसा कि अपेक्षित था, यांत्रिक आवाज़ फिर से गूंजी। पता चला कि मानव चू फैंग ने आध्यात्मिक ऊर्जा स्वर्ण रैंकिंग सूची में स्थान पाने की आवश्यकता पूरी की है। प्रथम स्थान। क्या आप सूची में शामिल होने के लिए सहमत हैं? सहमत। कृपया सूची में उपयोग होने वाला नाम दर्ज करें। नोट: एक बार चयनित होने के बाद इसे बदला नहीं जा सकता। चू फैंग ने एक पल के लिए सोचा। उसने अपने सामने की वर्चुअल स्क्रीन पर फैंग अक्षर टाइप किया। चू फैंग ने अपना असली नाम इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि उसके मन में कई आशंकाएं थीं। वह कल्पना कर सकता था कि अगर किसी का नाम अचानक स्वर्ण रैंकिंग सूची पर प्रकट हो जाए तो कितना बड़ा हंगामा मचेगा। उसकी मौजूदा ताकत अभी उस स्तर से बहुत दूर थी जहां वह मानव हथियारों की परवाह न करे।
अगर बहुत जल्दी ध्यान आकर्षित हुआ तो कुछ देश और संस्थाएं जो गलत इरादों वाली थीं उसे शोध के लिए पकड़ सकती थीं। फैंग अक्षर के साथ कोई समस्या नहीं थी। हवाशिया देश में लाखों नामों में फैंग अक्षर था। बिना किसी अन्य जानकारी के इसे जांचना असंभव था। चू फैंग के पुष्टिकरण के बाद यांत्रिक आवाज फिर से गूंजी। आध्यात्मिक ऊर्जा स्वर्ण रैंकिंग सूची में प्रथम स्थान का पुरस्कार जारी किया गया। साधना गति तारांकन 10 के रैंकिंग के अनुसार बदलता है। चूंकि मानव चू फैंग सूची में प्रथम स्थान पाने वाला पहला है, उसे अतिरिक्त रूप से आध्यात्मिक ऊर्जा स्वर्ण रैंकिंग सूची का एकमात्र दैवीय ग्रेड पुरस्कार मिलेगा। साधना गति तारांकन 100 ये स्थायी रूप से मान्य है। स्मार्ट आवाज को सुनने के बाद चू फैंग ने राहत की सांस ली। उसका बेचैन दिल आखिरकार शांत हुआ। वह बेहद उत्साहित हो गया। 100 गुना साधना गति, यह अनुमान लगाया जा सकता था कि केवल इसके साथ वह चू फैंग भविष्य की दुनिया के वैश्विक विशेषज्ञों में निश्चित रूप से एक स्थान पाएगा। इससे भी अधिक, चू फैंग की महत्वाकांक्षा इससे कहीं आगे थी। प्रथम स्थान के लिए 10 गुना साधना पुरस्कार को जोड़कर उसकी कुल साधना गति अचानक 110 गुना बढ़ गई थी। यह ऐसा था जैसे 110 चू फैंग एक साथ साधना कर रहे हों। प्रभाव अति स्वर्गीय था। नंगी आंखों से देखा जा सकता था कि चू फैंग की व्यक्तिगत जानकारी कॉलम में ग्रेड का प्रतिशत बढ़ने लगा था। डी ग्रेड 1.1%, डी ग्रेड 1.2%। ये जानना जरूरी है कि यह केवल उसकी मूल आध्यात्मिक ऊर्जा थी जो चू फैंग के शरीर में प्रवाहित हो रही थी। इस हिसाब से सी ग्रेड तक पहुंचने में 2 दिन से भी कम समय लगेगा। तुलनात्मक रूप से पिछले जीवन में इसे हासिल करने में उसे लगभग 2 महीने लगे थे। चू फैंग पूरी तरह आश्वस्त था। जब चू फैंग एकमात्र दैवीय ग्रेड पुरस्कार की शक्ति से चकित था, बाहर की दुनिया में आकाश में ऊंची आध्यात्मिक ऊर्जा स्वर्ण सूची अचानक हिलने लगी। असंख्य चमकदार स्वर्णिम किरणें सभी दिशाओं में फूटी और ऐसा लगा जैसे उन्होंने पूरी दुनिया को रोशन कर दिया हो। स्वर्णिम किरणों के बिखरने के बाद एक विशाल काला चीनी अक्षर फैंग सूची के शीर्ष पर ऊंचा लटकता दिखाई दिया। ये स्वर्णिम किरणों को प्रतिबिंबित कर रहा था। इस घटना ने तुरंत दुनिया भर में हंगामा मचा दिया। देखो, आध्यात्मिक ऊर्जा स्वर्ण रैंकिंग सूची में बदलाव हुआ है। माय गॉड, ये तो किसी के नाम जैसा लगता है। क्या कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति पहले ही खेल के नियम समझ गया है? वह हवाशिया का नागरिक भी है। भगवान फैंग कमाल है। जैसा चू फैंग ने अनुमान लगाया था, जैसे ही स्वर्ण रैंकिंग सूची पर रैंकिंग जारी हुई, पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। विभिन्न देशों की खुली और गुप्त ताकतें इस रहस्यमय फैंग की जांच शुरू कर दीं। जब विभिन्न देशों ने स्वर्ण रैंकिंग सूचियों के उद्देश्य को भी नहीं समझा था, तब किसी ने वास्तव में एक स्वर्ण रैंकिंग सूची में स्थान प्राप्त कर लिया था। इसका मतलब साफ था। हालांकि उनकी असफलता तय थी। केवल एक अक्षर के नाम से किसी को ढूंढना समुद्र में सुई ढूंढने से भी कठिन था। विभिन्न देशों की प्रतिक्रियाएं चू फैंग की अपेक्षाओं के भीतर थीं। चू फैंग ने इन्हें दिल पर नहीं लिया। समय कीमती था। उसे हर अवसर को जल्द से जल्द हथियाकर अपनी ताकत बढ़ानी थी। दूर के भविष्य की बातें अभी के लिए छोड़ दी जा सकती थीं। 1 महीने बाद पहला रसातल राक्षसी ज्वार आएगा। उस समय सैकड़ों करोड़ों निम्न ग्रेड राक्षस जमीन तोड़कर बाहर निकलेंगे। यह एक संकट भी था और एक खजाना भी। जितने अधिक राक्षस मारे जाएंगे, स्वर्ण रैंकिंग सूचियों से उतने ही अधिक पुरस्कार प्राप्त होंगे। पिछले जीवन में कई प्रसिद्ध एस ग्रेड विशेषज्ञ पहली रसातल राक्षसी ज्वार के कारण उभरे थे। अमर सम्राट, कंकाल गुरु, पश्चिमी स्वर्ग बुद्ध, उत्तरी क्षेत्र भालू राजा, रहस्यमयी आकाश की देवी और अन्य। और चू फैंग का बड़ा भैया योद्धा सम्राट लिन यी भी। इन सभी ने स्वर्ण रैंकिंग सूचियों से उदार पुरस्कार प्राप्त किए और अपने भविष्य के लिए एक मजबूत आधार बनाया। नतीजतन वे दूसरों से अलग खड़े हुए। पिछले जीवन में चू फैंग ने जो पुरस्कार प्राप्त किए थे, वे इन लोगों से बहुत कम थे। लेकिन इस जीवन में चू फैंग उस उच्चतम रिकॉर्ड को चुनौती देना चाहता था जिसे पिछले जीवन में कोई नहीं हासिल कर सका था। इसके लिए उसे इस महीने के भीतर दूसरों से कहीं अधिक ताकत हासिल करनी थी। 10 स्वर्ण रैंकिंग सूचियों का एकमात्र दैवीय ग्रेड पुरस्कार निस्संदेह सबसे तेज शॉर्टकट था। उसने आध्यात्मिक ऊर्जा स्वर्ण रैंकिंग सूची के साथ पहली जीत हासिल की थी। चू फैंग ने मुड़कर बाकी 9 स्वर्ण रैंकिंग सूचियों की ओर देखा। रक्तरेखा स्वर्ण रैंकिंग सूची, पालतू पशु स्वर्ण रैंकिंग सूची, युद्ध गठन स्वर्ण रैंकिंग सूची, क्षेत्र स्वर्ण रैंकिंग सूची, अलौकिक शक्ति स्वर्ण रैंकिंग सूची, तकनीक स्वर्ण रैंकिंग सूची, अलौकिक हथियार स्वर्ण रैंकिंग सूची, जादुई गोली स्वर्ण रैंकिंग सूची, विविध वस्तु स्वर्ण रैंकिंग सूची। साधना के लिए सहायक आध्यात्मिक ऊर्जा स्वर्ण रैंकिंग सूची के अलावा रक्तरेखा स्वर्ण रैंकिंग सूची थी। इससे भी महत्वपूर्ण, चू फैंग के दिमाग में पहले से ही एक सही विचार था। अगर वह उस रक्तरेखा को प्राप्त कर सका, तो चू फैंग को भरोसा था कि वह 1 महीने बाद रसातल राक्षसी ज्वार में पूरी तरह छा जाएगा। रक्तरेखा स्वर्ण रैंकिंग सूची का एकमात्र दैवीय ग्रेड पुरस्कार चू फैंग की योजना का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा था।
जो एक शक्तिशाली रक्तरेखा रखता था वह निश्चित रूप से ग्रेडों के पार लड़ सकता था, और रक्तरेखा स्वर्ण रैंकिंग सूची में स्थान पाने के लिए एक साधारण रक्तरेखा काम नहीं करती थी। उदाहरण के लिए मानवों की रक्तरेखाएं, निम्न ग्रेड राक्षसी प्राणियों की रक्तरेखाएं और यहाँ तक कि कुछ भयंकर पशुओं की रक्तरेखाएं भी रक्तरेखा स्वर्ण रैंकिंग सूची द्वारा मान्यता प्राप्त करना मुश्किल था। केवल कुछ रक्तरेखाएं जो रसातल में स्वाभाविक रूप से विकसित हुई थीं सूची में स्थान पा सकती थीं। उदाहरण के लिए 5 तत्वों की रक्तरेखाएं, धातु, काठ, जल, अग्नि, पृथ्वी। एक और उदाहरण था बिजली रक्तरेखा, जो न्याय और धन की शक्ति रखती थी। चू फैंग के पास पहले से ही एक विचार था, निगलन रक्तरेखा। ये निगलन रक्तरेखा अन्य रक्तरेखाओं को निगलकर बढ़ने के लिए जानी जाती थी। इसकी संभावनाएं असीम थीं। यह उन 3 मूल रक्तरेखाओं में से एक थी जिन्हें पिछले जीवन में मानवों ने हजारों रक्तरेखाओं से निकाला था। मूल रक्तरेखाएं, जैसा कि नाम से पता चलता है, वे रक्तरेखाएं थीं जो मार्शल कलाकारों के लिए आधार बनाने के लिए सबसे उपयुक्त थीं। पिछले जीवन में निगलन रक्तरेखा वाला व्यक्ति एक A+ ग्रेड विशेषज्ञ था जिसका आधा पैर S ग्रेड में था। स्वर्ग निगलन महान संत, वह बहुत देर से उभरा था लेकिन बाद में उसने तेजी पकड़ी और S ग्रेड विशेषज्ञ बनने से बस एक कदम दूर था। उसने निगलन रक्तरेखा पर भरोसा किया था जो उसे संयोग से मिली थी। बाद में स्वर्ग निगलन महान संत ने निगलन रक्तरेखा प्राप्त करने के सभी विवरण सार्वजनिक करने का फैसला किया। आखिरकार वह रक्तरेखा उसके द्वारा पूरी तरह उपयोग हो चुकी थी। स्वर्ग निगलन महान संत द्वारा निगलन रक्तरेखा प्राप्त करने की जगह की घोषणा के बाद उस समय कई लोग रसातल में जमीन की खोज करने गए थे। चू फैंग भी उनमें से एक था। दुर्भाग्यवश अंत में उसे कुछ नहीं मिला, लेकिन कम से कम उसके पास प्रत्यक्ष अनुभव था, इसलिए चू फैंग को बहुत भरोसा था। इस जीवन में चू फैंग ने उस कीमती रक्तरेखा पर नजर रखी थी जो अनगिनत लोगों को पागल कर सकती थी। हालांकि उसके वर्तमान कार्य निस्संदेह कई अन्य लोगों के अवसरों को छीन लेते, चू फैंग के पास कोई और विकल्प नहीं था। उसे पर्याप्त ताकत की जरूरत थी। मानवता को भी किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो रसातल के उस सबसे शक्तिशाली अस्तित्व का मुकाबला कर सके। पिछले जीवन में एक बार रसातल से वह भयानक अस्तित्व प्रकट हुआ। मानवता की रक्षा रेखा मजाक से ज्यादा कुछ नहीं थी। ये तुरंत ढह गई थी। यहाँ तक कि S ग्रेड विशेषज्ञ भी उसका एक प्रहार नहीं झेल पाए थे। यदि स्वर्ण रैंकिंग सूचियों ने जीवन मृत्यु के क्षण में शक्ति नहीं छोड़ी होती तो मानव जाति वास्तव में विलुप्त हो गई होती। फिर भी मानव हार कर भागे थे, यहाँ तक कि पृथ्वी भी खो गई थी। बेशक ये सब भविष्य की बात थी, और भविष्य में चू फैंग उन लोगों को खोजेगा जिनमें संभावनाएं थीं और व्यक्तिगत रूप से उनका पोषण करेगा। उसकी मदद से उन लोगों की उपलब्धियां उनके पिछले जीवन से अधिक होंगी। अपना लक्ष्य निर्धारित करने के बाद चू फैंग ने अपने दिमाग में सावधानी से उन विभिन्न विवरणों को छांटा जो पिछले जीवन में स्वर्ग निगलन महान संत ने निगलन रक्तरेखा प्राप्त करने के बारे में बताए थे। लगता है मुझे रसातल की यात्रा करनी होगी, चू फैंग ने बुदबुदाया। निगलन रक्तरेखा रसातल के पहले स्तर पर थी। उसने समय जांचा, 26 जून सुबह 8:30। समय का हिसाब लगाएं तो दुनिया भर में रसातल मार्ग जल्द ही खुलने वाले हैं। चू फैंग ने अनुमान लगाया। अभी रसातल में शायद केवल विभिन्न देशों द्वारा भेजी गई कई कुलीन अभियान टीमें थीं। समय बीतने के साथ और अधिक रसातल मार्ग प्रकट होंगे। उस समय जिज्ञासा के कारण बड़ी संख्या में साधारण लोग रसातल में प्रवेश करेंगे। उनमें से कुछ मर जाएंगे जबकि अन्य धीरे धीरे आध्यात्मिक ऊर्जा के संपर्क में आएंगे और साधना के पथ पर बढ़ेंगे। योग्यतम की उत्तरजीविता अत्यंत क्रूर थी। हम इस समय के आसपास प्रकट होने वाला रसातल मार्ग मेरे स्कूल के जिम्नेजियम में लगता है। चू फैंग को बड़ी मुश्किल से वह घटना याद आई। उसे याद आया कि पिछले जीवन में बुखार के कारण उसने घर पर छुट्टी ले ली थी और संयोग से अपने स्कूल में रसातल मार्ग के प्रकट होने से चूक गया था। यही वह चीज थी जिसने उसे रसातल से निकलने वाले राक्षसी प्राणियों द्वारा कत्ल होने से बचाया था। लगभग हर बार जब रसातल मार्ग प्रकट होता था कुछ निम्न ग्रेड राक्षसी प्राणी बाहर निकलते थे। इससे बहुत सारे मानव हताहत होते थे। बेशक शुरुआत में मानव विशेषज्ञों ने जो आध्यात्मिक ऊर्जा साधना के लिए इस्तेमाल की थी वह राक्षसी प्राणियों को मारकर प्राप्त की थी, इसलिए इसके फायदे और नुकसान दोनों थे। वह चुपचाप स्कूल की ओर चला गया। आज ताइक्वांडो प्रतियोगिता का अंतिम दिन था। जिम्नेजियम लोगों से भरा हुआ था। छात्र इस बारे में बात कर रहे थे कि कौन सा प्रतियोगी अधिक मजबूत था और कौन सा लड़का अधिक सुंदर था। उनके चेहरे मुस्कान से भरे हुए थे। जब उन्होंने अपने समर्थित प्रतियोगियों को रिंग में जीतते देखा तो तालियों की बाढ़ आ गई। चू फैंग ने रिंग में उस युवक को देखा जिसने अभी जीत हासिल की थी, गर्व से अपना हाथ उठाते हुए। वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। युवा होना अच्छा था। जाहिर तौर पर वह भी तब ताइक्वांडो विशेषज्ञ था। वह स्कूल में काफी प्रसिद्ध था। हर दिन उसे लड़कियों से प्रेम पत्र मिलते थे। अब जब वह अतीत के बारे में सोचता था तो यादें लौट आईं।
चू फैंग गेट में प्रवेश करने पर चुपके से कहीं बैठना चाहता था। अचानक उसे किसी ने रोक लिया। अरे भैया फैंग, तुम यहाँ क्यों? तुम्हारा जुकाम ठीक हो गया? ये तो बढ़िया है। भैया फैंग यहाँ दिन बचाने आए हैं। हमारी टीम को चैंपियनशिप जीतने की उम्मीद है। तो ये चू फैंग हैं। बहुत सुंदर हैं। सुना है वे ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट हैं। आसपास की आवाज़ें सुनकर चू फैंग हैरानी से मुड़ा। परिचित चेहरों ने उसका स्वागत किया। झांग चाओ, वान होनबिन, लिशियाओ। चू फैंग ने एक एक करके नाम पढ़े और गहरी सांस ली। सब लोग बहुत समय बाद मिले। भैया फैंग, तुम्हें बुखार तो नहीं चढ़ गया कि तुम भ्रम में हो? परसों तक तो हम साथ में प्रशिक्षण कर रहे थे। झांग चाओ ने आंखें घुमाईं और चू फैंग को एक मुक्का मारा। चू फैंग हंसा और कुछ नहीं बोला। पिछले जीवन में इन दोस्तों में से बहुत कम लोग पहली रसातल राक्षसी ज्वार में बचे थे। आज फिर से उनसे मिलकर पूरी तरह अलग था। भैया फैंग, जल्दी कपड़े बदलो और रिंग में उतरो। सामने वाली टीम सुन जियान की ने इस बात का फायदा उठाया कि उसका बाप स्कूल का नेता है और क्रूर हमले किए। हमारी टीम के कई सदस्य घायल हो गए। तुम्हें हमारा बदला लेना है। ली शियाओ ने गुस्से में सामने के युवकों की ओर इशारा किया। उसके इशारे ने सुन जियान का ध्यान भी खींचा। सुन जियान, जो गोरे बालों वाला युवक और इस समूह का नेता था, ने चू फैंग को देखते ही अजीब तरह से चिल्लाया, यो, हमारा महान विशेषज्ञ अब बीमार होने का नाटक नहीं कर रहा। सुन जियान की आवाज़ ने तुरंत सभी का ध्यान आकर्षित किया। मौजूद शिक्षक और छात्र सभी चू फैंग की ओर देखने लगे। वास्तव में कई लोगों ने सोचा कि चू फैंग ने प्रतियोगिता में हार का डर होने के कारण बुखार का बहाना बनाकर छुट्टी ले ली थी। सुन जियान अभी भी संतुष्ट नहीं था और वह सीधे रिंग पर कूद गया। उसने दबंगई से उन दो लड़कों को खदेड़ दिया जो अभी भी मुकाबले में थे। ठंडी मुस्कान के साथ उसने चू फैंग की ओर अंगूठा दिखाया और फिर धीरे धीरे उसे उलट दिया। चू फैंग, अगर मर्द हो तो ऊपर आओ और मुझसे मुकाबला करो। हिम्मत है। कितना घमंडी। हद है। सिर्फ इसलिए कि उसका बाप स्कूल का नेता है, वह खुलेआम मुकाबला बाधित करने की हिम्मत करता है। भैया फैंग, अगर तुम्हारा जुकाम ठीक नहीं हुआ है तो मत जाओ। वह बस तुम्हारा फायदा उठा रहा है। फैंग के आसपास की भीड़ गुस्से में थी। सूरज सिंह की उकसावट इस युवा और आवेगी छात्रों के समूह के लिए एक बड़ा अपमान थी। वे आशा भरी नज़रों से चू फैंग की ओर देख रहे थे। वे देखना चाहते थे कि चू फैंग इसका जवाब कैसे देगा, लेकिन चू फैंग बस मुस्कुराया। उसे सिर्फ मजा आ रहा था। पिछले जीवन में रसातल के राक्षसी प्राणियों के साथ अनगिनत जीवन मृत्यु की लड़ाइयों का अनुभव करने के बाद अब ये तथाकथित ताइक्वांडो प्रतियोगिता बच्चों के खेल से ज़्यादा कुछ नहीं थी, खासकर जब सामने वाले बच्चे थे। चू फैंग बस चुनौती को ठुकराने के लिए मुंह नहीं खोल सका। हालांकि चू फैंग की चुप्पी को भीड़ ने इस तरह समझा कि वह सूरज सिंह का मुकाबला नहीं कर सकता और इसलिए उसने जवाब देने की हिम्मत नहीं की। तुरंत चू फैंग की टीम के कई लोग खुद को रोक नहीं पाए और बोल पड़े, भैया फैंग, तुम डर क्यों रहे हो? हाँ, सही कहा। अगर तुम्हें हिम्मत नहीं है तो मैं जाऊंगा। ज़्यादा से ज़्यादा बस पिट जाऊंगा। ये देखकर जय चौहान ने गुस्से में उन्हें डांटा, तुम लोगों को क्या पता? क्या तुम्हें नहीं दिखता कि यह सूरज सिंह भैया फैंग की कमजोरी का फायदा उठा रहा है? वह केवल तब चुनौती देता है जब भैया फैंग पूरी तरह ठीक नहीं है। अगर भैया फैंग ठीक होते तो क्या उसे हिम्मत होती? जिन लोगों ने अभी बोला था वे चुप हो गए। भले ही ऐसा था, फिर भी उन्हें गुस्सा आ रहा था। सबके सामने ताना मारा जा रहा था, लेकिन उनकी अपनी टीम का कप्तान जवाब देने की हिम्मत भी नहीं कर रहा था। टीम के सदस्यों को अपने चेहरे जलते हुए महसूस हो रहे थे। रिंग में सूरज सिंह ने स्थिति देखी और जोर से हंसा। हा, क्या काया है? कितना उबाऊ। उसके चमचे भी शामिल हो गए। हा, जियान भैया अजय हैं। कम से कम वह चू फैंग नाम का लड़का समझदारी दिखा रहा है, वरना रिंग में उसे बुरी तरह पीटा जाता। इससे और ज्यादा अपमान होता। बस करो। अचानक दर्शक दीर्घा से एक ठंडी महिला आवाज आई। सबने उस ओर देखा। एक सुंदर युवती जिसने पोनीटेल बनाई थी खड़ी हो गई। ये तो स्कूल की ब्यूटी शिया चिंगवान है। कितनी खूबसूरत, बस थोड़ी बहुत ठंडी हैं, जैसे बर्फ का पहाड़। वैसे सुनने में आया है कि स्कूल की ब्यूटी ताइक्वांडो में 7वीं रैंक की ब्लैक बेल्ट हैं, जो सूरज सिंह और चू फैंग से एक रैंक ऊपर है। क्या वो चू फैंग के लिए खड़ी हो रही हैं? शिया चिंगवान ने आसपास की गपशप को नज़रअंदाज किया और रिंग में सूरज सिंह को ठंडी नज़रों से देखा। नीचे उतरो, वरना मैं ऊपर आकर तुमसे लड़ूंगी। सूरज सिंह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और फिर गुस्से में आ गया। चिंगवान, क्या तुम उस लड़के के लिए खड़ी हो रही हो? शिया चिंगवान का चेहरा ठंडा रहा। तुम खुलेआम प्रतियोगिता की कार्यवाही में बाधा डाल रहे हो और मैं इस मुकाबले की जज हूं। मेरा कर्तव्य है कि तुम्हें रोकूं। सूरज सिंह ने भौहें चढ़ाईं और काफ़ी देर बाद धीरे से बोला, चिंगवान, मैं तुम्हें इज्जत देता हूँ। ये कहकर वह रिंग से नीचे कूद गया। चू फैंग ने अपनी ठुड्डी रगड़ी और शिया चिंगवान को देखा। एक और परिचित चेहरा।
और पिछले जीवन में शिया चिंगवान ने काफ़ी नाम कमाया था। उसे फ्रॉस्ट फेरी के नाम से जाना जाता था। वास्तव में जब चू फैंग बदला ले रहा था तब उसने उसकी बहुत मदद की थी। यह महसूस करते हुए कि कोई उसे देख रहा है, शिया चिंगवान ने हल्के से भौहें चढ़ाईं। जब उसने देखा कि यह चू फैंग है तो उसकी आंखों में निराशा झलकी। मूल रूप से उसका चू फैंग के बारे में काफ़ी अच्छा प्रभाव था, लेकिन अभी जो हुआ उसने चू फैंग के प्रति उसका प्रभाव बहुत कम कर दिया था। भले ही वह उसका मुकाबला न कर सके, उसे लड़ाई से पीछे नहीं हटना चाहिए था। एक पुरुष कमज़ोर हो सकता है लेकिन उसे अपना गर्व नहीं खोना चाहिए। थोड़ा सोचने के बाद उसने कहा, मुझे पता है कि तुम आज ठीक नहीं हो, लेकिन तुम्हें चुप नहीं रहना चाहिए था। इससे केवल तुम्हारा आत्मविश्वास कम होगा। अगली बार जब तुम उससे लड़ोगे तो तुम जीत नहीं पाओगे। चू फैंग मुस्कुराया। इस बर्फीली सुंदरी का लोगों को सांत्वना देने का तरीका अनोखा है। कोई आश्चर्य नहीं कि पिछले जीवन में उसके ज़्यादा दोस्त नहीं थे। चू फैंग कुछ कहना चाहता था लेकिन अचानक उसे जमीन के नीचे से आध्यात्मिक ऊर्जा की स्पष्ट लहरें महसूस हुईं। उसका चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। रसातल मार्ग खुलने वाला है। शिया चिंगवान ने मूल रूप से उम्मीद की थी कि चू फैंग उसके शब्दों की उकसावट से प्रेरित होकर और मेहनत करेगा, लेकिन ये देखकर कि चू फैंग चुप रहा, उसने निराश होकर सिर हिलाया। मैंने जो कहना था कह दिया, अपना ख्याल रखो। फिर वह मुड़कर चली गई, यह इरादा रखते हुए कि अब वह चू फैंग पर और ध्यान नहीं देगी। प्रतियोगिता जारी रखें। अगले प्रतियोगी कृपया तैयार हो जाएं। शिया चिंगवान की ठंडी आवाज़ व्यायामशाला में गूंजी। इस पल चू फैंग के पास शिया चिंगवान के शब्दों पर ध्यान देने का समय नहीं था। वह पूरी तरह से उस आध्यात्मिक ऊर्जा की लहर को महसूस करने में लगा था जो और करीब आ रही थी। आ गया। शिया चिंगवान के पैरों के नीचे। उसने तुरंत सटीक स्थान पकड़ लिया। अरे नहीं, शिया चिंगवान खतरे में है। अगले पल चू फैंग अचानक हरकत में आया। उसकी आकृति एक प्रकाश किरण की तरह थी। उसकी शक्तिशाली जांघों ने अद्वितीय गति के साथ विस्फोट किया। उसके चारों ओर आध्यात्मिक ऊर्जा की लहरें जमा हुईं। चू फैंग की अचानक हरकत ने सभी को चौंका दिया। इसे क्या हो गया? सूरज सिंह ने हैरानी से चू फैंग की ओर देखा। जियान भैया, देखो, चू फैंग शिया चिंगवान की ओर झपट रहा है। क्या वह शर्मिंदगी से गुस्से में है और स्कूल की ब्यूटी का फायदा उठाना चाहता है? हद है, उसे मार डालो। सूरज सिंह तुरंत खड़ा हो गया, एक सुंदरी को बचाने की चाह में। दूसरी ओर शिया चिंगवान ने भी अपने पीछे हवा की तेज लहर महसूस की थी। वह जल्दी से मुड़ी और देखा कि चू फैंग उसकी ओर बढ़ रहा है। उसने भी सोचा कि चू फैंग पागल हो गया है और उसका फायदा उठाने जा रहा है, इसलिए उसने तुरंत लड़ाई की मुद्रा अपनाई। एक तेज और भयंकर किक। अपनी 7वीं रैंक की ब्लैक बेल्ट की ताकत के साथ उसका इरादा इस बदमाश को सबक सिखाने का था, लेकिन अगले पल ने उसे जीवन पर संदेह करने पर मजबूर कर दिया। असंभव। एक साधारण हरकत के साथ चू फैंग ने अविश्वसनीय रूप से उसकी किक को चकमा दे दिया। इसके बाद उसने अपने शरीर को इतनी आसानी से हिलाया। अविश्वास के साथ शिया चिंगवान ने पाया कि चू फैंग उसकी नज़रों से गायब हो गया था। वह कहाँ है? इससे पहले कि शिया चिंगवान और सोच पाती, चू फैंग पहले ही उसके पीछे प्रकट हो चुका था। उसने धीरे से एक हाथ बढ़ाया और शिया चिंगवान को आसानी से लोहे की चिमटे की तरह रोक लिया। पूरी प्रक्रिया एक पल में हो गई थी। चाहे शिया चिंगवान कितना ही छटपटाए, वह आज़ाद नहीं हो सकी। ये दृश्य सभी मौजूद लोगों को चौंका गया। हे भगवान, अभी क्या हुआ? चू फैंग कब इतना ताकतवर हो गया? ये तो शायद 8वीं या 9वीं रैंक की ब्लैक बेल्ट की ताकत है। स्कूल की ब्यूटी बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर पा रही। इस हिसाब से सूरज सिंह और बाकी लोग तो इसके एक प्रहार को भी नहीं झेल सकते। फिर उसने अभी चुनौती क्यों नहीं स्वीकारी? सूरज सिंह खुद अवाक रह गया। वह चू फैंग की चालों को साफ देख भी नहीं पाया। लड़ने की तो बात ही छोड़ दो। सब चुप थे, केवल शिया चिंगवान ने ठंडे स्वर में हाँफते हुए कहा, मुझे छोड़ो, तुम बदमाश। चू फैंग अभी भी भौहें चढ़ाए हुए था। उसने ठंडे स्वर में कहा, हिलना मत, वे आ रहे हैं। इससे पहले कि शिया चिंगवान प्रतिक्रिया दे पाती, उसने महसूस किया कि उसका शरीर हल्का हो गया और पूरा शरीर हवा में उड़ गया। वह वास्तव में चू फैंग द्वारा उछाल दी गई थी। चू फैंग, तुम। फोम कुशन पर उतरने वाली शिया चिंगवान शर्म और गुस्से में खड़ी हुई और कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक उसे एहसास हुआ कि जमीन धंस रही है और व्यायामशाला हिल रही है। उसके पहले खड़े होने की जगह पर एक विशाल, अथाह, घुमावदार दरार प्रकट हुई। तुरंत उसके पीठ पर ठंडा पसीना बहने लगा। फिर उन्होंने चू फैंग की ओर देखा। बस एक हल्के पंजे पर खड़े होकर वह एक गरुड़ की तरह पंख फैलाते हुए दरार को चतुराई से चकमा दे गया। शिया चिंगवान का छोटा सा मुंह हल्का सा खुल गया, उसके ठंडे चेहरे पर एक चौंकने वाला भाव उभरा। क्या चू फैंग की अभी की हरकतें कोई इंसान कर सकता है? वह चू फैंग से पूछना चाहती थी, लेकिन उसने पाया कि इस पल चू फैंग उस गहरे गड्ढे को जो अचानक प्रकट हुआ था पूरी तन्मयता से देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह उसकी परवाह ही नहीं करेगा।
उसने वे शब्द निगल लिए जो उसके मुंह से निकलने वाले थे। व्यायामशाला के बीच में एक विशाल गहरा गड्ढा प्रकट हो गया था। कोई भी अब अपनी जगह पर नहीं बैठ सका। वे अपनी गर्दनें तानकर देख रहे थे कि क्या हो रहा है। किसी ने बुदबुदाया, अरे मुझे क्यों लग रहा है कि ये अचानक प्रकट हुआ गहरा गड्ढा देशे में हुए गड्ढे जैसा है। मुझे भी ऐसा लगता है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। क्या यहाँ भी राक्षस निकल आएंगे? छी, तू तो मनहूस है। जब राक्षस निकलेंगे तो पहले तुझे ही खाएंगे। अरे तुम मत कहो, मुझे वाकई राक्षस देखने की उम्मीद है। जिन सैनिकों ने राक्षसों को मारा था उन्हें एक रहस्यमयी सूचना पैनल मिला। शायद ये हमारा मौका है। दर्शकों के बीच का माहौल अपेक्षाकृत हल्का था। सबने सोचा कि यह बस एक अचानक भूकंप था। कुछ लोग तो हाल ही में देश में हुई घटनाओं पर चर्चा करने लगे। जाहिर तौर पर उन्हें नहीं लगा कि उनके बीच भी ऐसा ही विचित्र कुछ हो सकता है। सूरज सिंह ने भी राहत की सांस ली। उसने अपने चमचे से पूछा, चू फैंग उस गहरे गड्ढे के किनारे पर क्यों खड़ा है? उसका चमचा भी बहुत चतुर था। वह जानता था कि चू फैंग और उसकी टीम के कप्तान के बीच अच्छे संबंध नहीं हैं, इसलिए उसने जल्दी से कहा, कौन जाने, शायद बस दिखावा कर रहा है। उसे किस्मत से एक बार स्कूल की ब्यूटी को बचाने का मौका मिला, तो अब वह स्कूल की ब्यूटी के सामने शोबाजी कर रहा है। सूरज सिंह जोर से हंसा। उसने अपने चमचे को खुशी से देखा। वह वाकई उसे खुश करना जानता है। इस पल एक शिक्षक ने स्थिति को स्थिर करने के लिए आगे कदम बढ़ाया। छात्रों, कृपया अपनी सीटों पर बने रहें और घबराएं नहीं। ये बस एक छोटा भूकंप है। कृपया लाइन में लगकर बाद में दरवाजे से बाहर निकलें। शिक्षक अपनी बात पूरी करने से पहले ही जमीन फिर से हिलने लगी। क्या ये भूकंप कभी खत्म होगा? सूरज सिंह ने शिकायत की, लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वह अपनी जगह पर ठिठक गया, अपनी उंगली से आगे की ओर इशारा करते हुए। राक्षस, राक्षस! 4 विशाल राक्षस जो काले कवच में ढके थे, गहरे गड्ढे से बाहर कूदते दिखाई दिए। राक्षस 3 मीटर ऊंचे थे और पूरी तरह काले कवच में लिपटे थे। उनके मुंह से चिपचिपा हरा तरल टपक रहा था। उनके पीछे एक उल्टा हुक वाला काला पूंछ लापरवाही से हिल रहा था। इस अप्रत्याशित अचानक मोड़ ने व्यायामशाला में सभी को स्तब्ध कर दिया। क्या ये भूमिगत राक्षस हैं? मैंने सीधा प्रसारण देखा था। देशे में उन राक्षसों को गोलियां भी नहीं मार सकती थीं। वे बहुत तेज भी हैं। बस हो गया, हम मर गए। पुलिस को बुलाओ। मम्मी, मुझे बचाओ, मैं मरना नहीं चाहता। बूहू, ये तो बस बिच्छू जैसे चेहरों वाले 4 कीड़े हैं। ज्यादा बुरा नहीं, चू फैंग ने खुद से बुदबुदाया जब उसने सिर उठाया और 4 राक्षसों को देखा जो अब उसके बहुत करीब थे। वर्तमान में वह एक डी ग्रेड मार्शल कलाकार था और ये निम्न ग्रेड राक्षसी प्राणी एक मानव डी ग्रेड मार्शल कलाकार के बराबर थे। लेकिन चू फैंग पिछले जीवन में A+ ग्रेड विशेषज्ञ था। ये निम्न ग्रेड राक्षसी प्राणी जो अब उसके बराबर थे उसके लिए कुछ भी नहीं थे। चू फैंग, सावधान! पीछे से शिया चिंगवान को ऐसा लगा जैसे उसका दिल रुक गया हो। ये लड़का पहले उस गहरे गड्ढे से दूर क्यों नहीं रहा? उसे कोई शक नहीं था कि नर्क के उन शैतानों ने चू फैंग को टुकड़े टुकड़े कर दिया होगा। लेकिन अगले ही पल शिया चिंगवान अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सकी। उसने अपनी आंखों के सामने देखा कि चू फैंग न केवल भागा नहीं बल्कि राक्षसों का सामना सीधे कर रहा था। अपने पैरों की उंगलियों को जमीन पर दबाकर चू फैंग हवा में उछला और उसने अपनी मुट्ठी को एक राक्षस के कवच पर जोर से मारा। धूम! उसके एकमात्र मुक्के ने उसके कवच को विकृत कर दिया। हरा खून चारों ओर बिखर गया। राक्षस दर्द से चीखा। शिया चिंगवान अवाक रह गई। एक कवच जिसे गोलियां भी नहीं भेद सकती थी, उसे इस लड़के के एक मुक्के ने तोड़ दिया। वह मुक्का कितना भारी था! मुक्केबाजी का राजा अपनी 800 पाउंड की मुक्के की ताकत के लिए जाना जाता था। उसका कोई भी रैंडम मुक्का एक गाय को मार सकता था। एक डी ग्रेड मार्शल कलाकार का शारीरिक गठन एक श्रेष्ठ मानव के बराबर था। उसके मुक्के की ताकत 1000 पाउंड से अधिक होगी। इस पल शिया चिंगवान को अचानक एहसास हुआ कि चू फैंग ने पहले सूरज सिंह का जवाब इसलिए नहीं दिया था क्योंकि वह डर गया था, बल्कि इसलिए क्योंकि वह सूरज सिंह की परवाह ही नहीं करता था। वरना एक लापरवाही भरा मुक्का सूरज सिंह को मार सकता था। जब शिया चिंगवान अपनी कल्पनाओं में खोई थी, चू फैंग पहले ही 4 बिच्छू चेहरों वाले कीड़ों से लड़ना शुरू कर चुका था। वह इसे आसानी से कर रहा था। ये दृश्य उस भीड़ को, जो चारों ओर भाग रही थी, रुकने पर मजबूर कर गया। वे अवाक होकर चू फैंग का प्रदर्शन देख रहे थे। क्या ये लड़का अभी भी इंसान है? भैया फैंग तो राक्षसों से भी ज्यादा राक्षसी है। मेरा आइडल! अचानक एक संदेह भरी आवाज सुनाई दी। इस बार जो राक्षस प्रकट हुए हैं वे देश में टेलीविजन पर दिखाए गए राक्षसों से अलग हैं। शायद ये कमजोर हैं। अगर मैं इनका सामना करता तो मुझे लगता है मैं भी कर सकता था। सूरज सिंह महसूस कर रहा था कि सभी की नज़रें उस पर टिकी हैं। उसने जबरदस्ती अपनी पीठ सीधी की। वह भीड़ के सामने चू फैंग से कमतर दिखना नहीं चाहता था।
इसलिए उसने एक ऐसा कारण सोचा जो समझ में आता था। सूरज सिंह के कुछ चमचों ने तुरंत साथ दिया। हाँ, ये टेलीविजन पर दिखाए गए राक्षसों से पूरी तरह अलग हैं। ये निश्चित रूप से बहुत कमज़ोर हैं। हमारे जियान भैया ने कल ही 7वीं डैन ब्लैक बेल्ट टेस्ट पास किया है। अगर चू फैंग कर सकता है तो हमारे जियान भैया भी कर सकते हैं। वह चू फैंग जानबूझकर दिखावा कर रहा है। मुझे विश्वास नहीं, उसे एक राक्षस हमें देने दो। हम भी मौका चाहते हैं। लड़ाई में व्यस्त चू फैंग मुस्कुराया। वाकई, नवजात बछड़े बाघ से नहीं डरते। देश में प्रकट हुए राक्षसी प्राणी जोंक जनजाति के थे। उनके छोटे आकार और कमजोर ताकत के साथ वे राक्षसी प्राणियों में लगभग सबसे निम्न स्तर के थे। आज के बिच्छू चेहरों वाले कीड़े जोंक जनजाति के राक्षसों से कहीं ज्यादा मजबूत थे। लेकिन चूंकि उन्होंने अनुरोध किया था, चू फैंग को एक राक्षस उनके साथ साझा करने में कोई आपत्ति नहीं थी। रसातल के साथ युद्ध कुछ ऐसा था जिससे कोई भी इंसान बच नहीं सकता था। जल्दी या देर से उन्हें इसका सामना करना पड़ता। इस विचार के साथ वह एक तरफ हट गया और एक बिच्छू चेहरों वाले कीड़े को जाने दिया। अपनी कम बुद्धि के साथ बिच्छू चेहरों वाला कीड़ा बिल्कुल नहीं रुका। उसने अपने पंजे से संगमरमर को पकड़ा और उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया और सूरज सिंह और उसके गिरोह की ओर पागलपन से दौड़ा। ये दृश्य देखकर सूरज सिंह और उसके चमचों के चेहरे हरे पड़ गए। क्या ये चीज़ इतनी ताकतवर हो सकती है? जैसे ही उन्होंने राक्षस को तेजी से अपनी ओर बढ़ते देखा, सूरज सिंह और उसका गिरोह कांपने लगा। वे इसके रास्ते से लुढ़क गए और किसी तरह इसकी पहली लहर के हमलों से बच निकले। इसकी कमजोरी इसकी आंखें हैं। इसका आंखों पर हमला करने का तरीका ढूंढो। इस पल चू फैंग की आवाज़ हल्के से सुनाई दी। हद है, मैं पूरी जान लगा दूंगा। सूरज सिंह ने दांत पीसे। आखिरकार उसके पास कुछ मार्शल आर्ट्स का आधार था। उसने एक लोहे की छड़ उठाई और अपने चमचों के साथ मिलकर वे किसी तरह जिंदा रहने में कामयाब रहे। हालांकि लंबी रक्षा निश्चित रूप से हार की ओर ले जाती थी। अचानक लापरवाही के एक पल में वह चमचा, जिसने पहले चिल्लाकर कहा था कि वह भी मौका चाहता है, समय पर चकमा देने में असफल रहा। उसका पेट राक्षस द्वारा सीधे चीर दिया गया। खून की गंध ने हवा को तुरंत भर दिया। इस दृश्य ने इन नाजुक जिंदगियों को स्तब्ध कर दिया। उन्होंने ऐसी भयानक मौत कब देखी थी? वह भी उनका साथी जो अभी कुछ पल पहले तक ठीक और जिंदा था। बाकी लोग राक्षसों को जो उनकी ओर बढ़ रहे थे खाली नजरों से देखते रहे, यहाँ तक कि चकमा देना भी भूल गए। सब लोग जागो, चू फैंग ने अचानक चिल्लाया। उसने अपने सामने वाले राक्षस को पकड़ा और उसे जबरदस्त ताकत से उछाल दिया। तुरंत भीड़ के सामने वाला बिच्छू चेहरों वाला कीड़ा उड़ गया। इससे बाकी लोग बच निकले। सब इतने डरे हुए थे कि उनके माथे पर ठंडा पसीना छलक आया। शिवानी, तुम भी उनकी मदद करो। याद रखो, उनकी आंखें उनकी कमजोरी हैं। बढ़ जाओ और दो लोग राक्षस को बगल से घेरकर उसका ध्यान भटकाओ और बाकी लोग कुछ औजार पकड़कर उसकी आंखों में वार करो। अगर तुम में ताकत कम है तो कौशल का उपयोग करो। तुम बेकार लोगों, क्या ताइक्वांडो बेकार सीखा था? विशाल व्यायामशाला में केवल चू फैंग की गालियां सुनाई दे रही थीं। वह लड़ते हुए भी भीड़ को लड़ने का निर्देश दे रहा था। बाकी साधारण छात्र अपनी लार निगलते हुए नहीं रह सके। परिदृश्यों की तुलना करने पर भीड़ को एहसास हुआ कि चू फैंग वाकई एक संकी था। वह अकेले 3 राक्षसों से लड़ रहा था और फिर भी उसके पास निर्देश देने की क्षमता थी। इसके बाद चू फैंग के निर्देशों में हालांकि भीड़ कई खतरनाक परिस्थितियों में थी, कम से कम और कोई जान नहीं गई। धीरे धीरे उन्होंने अंत में उस बिच्छू चेहरों वाले कीड़े को मार डाला। दूसरी ओर चू फैंग ने पहले ही बाकी 3 को खत्म कर दिया था। वह एक तरफ खड़ा होकर ठंडे स्वर में निर्देश दे रहा था। साधारण छात्र अपनी जान बचाने के लिए चू फैंग के पीछे छिप गए। इस पल चू फैंग द्वारा लाई गई सुरक्षा की भावना अद्वितीय थी। काफी देर तक पूरे स्थान में एक भी आवाज नहीं थी। सूरज सिंह के चमचे संयोगवश सूरज सिंह से दूर हट रहे थे। उन्हें डर था कि चू फैंग उनसे नाराज होगा। सूरज सिंह भी इतना डरा हुआ था कि उसकी टांगें कांप रही थीं। उसे याद आया कि उसने पहले चू फैंग का अपमान किया था। अगर वह चू फैंग होता तो उसे विश्वास था कि वह निश्चित रूप से बदला लेता। लेकिन चू फैंग ने ऐसे तुच्छ व्यक्ति पर ध्यान ही नहीं दिया। उसका सारा ध्यान उस आवाज पर था जो पहले उसके दिमाग में गूंजी थी। डी ग्रेड राक्षसी प्राणियों की सामान्य हत्या तारांकन 3, 30 अंक प्रदान किए गए। डी ग्रेड राक्षसी प्राणी की सहयोगी हत्या 1, 5 अंक प्रदान किए गए। तीनों राक्षसी प्राणी डी ग्रेड के शीर्ष स्तर के थे, इसलिए पूरे अंक दिए गए। आखिरी के लिए, हालांकि चू फैंग ने सीधे लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया था, उसका निर्देश महत्वपूर्ण था, इसलिए उसे सीधे आधे अंक दिए गए। निम्न ग्रेड राक्षसी प्राणियों के पुरस्कार अंक सबसे कम थे। पिछले जीवन के अनुभव से उनके पास केवल एक -10 अंक थे। बिच्छू चेहरों वाला कीड़ा उनमें सबसे मजबूत था, इसलिए ये 10 अंक का था। बेशक चू फैंग के लिए ये अंक उसके दांतों के बीच की खाई को भरने के लिए भी पर्याप्त नहीं थे।
उसने जल्दी से अपनी व्यक्तिगत जानकारी कॉलम खोला। उसके अंकों के 35 तक बढ़ने के अलावा उसका ग्रेड डी ग्रेड 45% तक उछल गया था। 3 राक्षसी प्राणियों को मारने से मिली आध्यात्मिक ऊर्जा ज़्यादा नहीं थी। यह मुख्य रूप से इसलिए था क्योंकि उसकी साधना गति बहुत ही विकृत थी। चलते, बोलते और यहाँ तक कि सांस लेते समय भी उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ती रहती थी। इस रफ्तार से वह कल तक सी ग्रेड तक पहुँच जाएगा। यहाँ तक कि चू फैंग भी चुप नहीं रह सका। वाकई बहुत विकृत है। वे छात्र जिन्होंने अभी लड़ाई में हिस्सा लिया था, उनके व्यक्तिगत पैनल भी सक्रिय हो गए थे। हालांकि उनके अंक अलग अलग थे। वे सभी उत्साह से उन्हें देख रहे थे। बाकी साधारण छात्र केवल ईर्ष्या और जलन के साथ देख सकते थे। किसी ने सोचा, गहरे गड्ढे से और राक्षस क्यों नहीं निकल रहे? अगर और निकलते तो मैं अपनी जान जोखिम में डालकर भी हमला करता। आखिरकार चू फैंग के निर्देश के साथ कोई अपनी जान नहीं खोएगा। चूंकि यहाँ का संकट हल हो गया था, चू फैंग का भी और रुकने का इरादा नहीं था। उसे अभी भी रसातल में निगलन रक्तरेखा ढूंढनी थी। एक लापरवाही भरे इशारे के साथ उसने शिवानी को पास आने से रोक दिया। इससे शिवानी जो कुछ कहना चाहती थी, गुस्से में पैर पटकने लगी। बाहरी लोगों के लिए वह एक बर्फीला पहाड़ थी। फिर भी ये चू फैंग के लिए बेहतर था। उसने कई बार उससे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने उसे ठुकरा दिया था। अगर कोई बात है तो मेरे वापस आने तक इंतजार करो। वापस आना? क्या तुम कहीं जा रहे हो? शिवानी स्तब्ध रह गई जब उसने देखा कि चू फैंग गहरे गड्ढे की ओर और करीब जा रहा है। उसका दिल धड़क उठा। अचानक उसे एक बुरा एहसास हुआ और वह बरबस बोल पड़ी, तुम उस गहरे गड्ढे में तो नहीं जा रहे ना? इस पल चू फैंग, जो पहले से ही गहरे गड्ढे के किनारे पर था, मुड़ा और अपने बड़े सफ़ेद दांतों की कतार दिखाए। चतुर, ये कहकर वह गहरे गड्ढे में कूद गया। सब अवाक रह गए। हे भगवान, भैया फैंग कूद गए। वह ऐसा करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? अंदर राक्षस हैं। इस पल किसी ने चुपके से कहा, भैया फैंग के अभी के प्रदर्शन के आधार पर तुम्हें क्या लगता है, वह राक्षसों से डरता है या राक्षस उससे डरते हैं? ओह, तुमने जो कहा उसमें दम है। स्कूल में जो हुआ उसकी खबर तेजी से फैल गई। चू फैंग का नाम भी मशहूर हो गया। उसने इस सब की उम्मीद की थी, उसे चिंता नहीं थी, क्योंकि उसे यकीन था कि जब स्कूल में रसातल मार्ग खुला तो दुनिया भर में अन्य मार्ग भी प्रकट हो गए होंगे, और निश्चित रूप से अन्य इंसान भी उसके जैसे रसातल में दौड़ पड़ेंगे। इस दुनिया के लोगों और मामलों की विचित्रता को कम नहीं आंका जाना चाहिए। उदाहरण के लिए मुक्केबाजी का राजा ताइली को लें। अगर वह सावधान होता तो उसके लिए राक्षसों को मारना मुश्किल नहीं होता। क्या वह तब सेना द्वारा इस जगह को सील करने से पहले दौड़ पड़ता? शायद ज़्यादातर लोग नहीं करते, लेकिन मुक्केबाजी के राजा जैसे लोग अपनी ताकत पर बहुत भरोसा करते थे। वे किसी भी तरह से ऐसा मौका हाथ से जाने नहीं देते। इसके अलावा इस दुनिया में अभी भी प्राचीन मार्शल आर्ट्स के परिवार थे। उनके पास अपनी ताकत और विरासत थी, इसलिए उनमें से कुछ रसातल में प्रवेश कर चुके होंगे। यहाँ तक कि कुछ साहसी साधारण लोग जो अपनी जिंदगी बेहतर करने का मौका हथियाना चाहते थे, उनमें से बड़ी संख्या में लोग प्रवेश कर चुके होंगे। ये बात पिछले जीवन में सिद्ध हो चुकी थी, इसलिए वह चू फैंग इन सभी लोगों के बीच पूरी तरह से गुमनाम रहता। रसातल मार्ग में गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में चू फैंग तेजी से नीचे उतरने लगा। उसकी गति बढ़ती गई। पता नहीं कितना समय बीत गया। अचानक ऐसा लगा जैसे आकाश और पृथ्वी घूम गए। दुनिया एक पल में उलट पुलट हो गई। जब उसने फिर से अपनी आंखें खोलीं तो आकाश बदल चुका था। एक और जीवन में चू फैंग फिर से रसातल में प्रवेश कर चुका था। उसके सामने का दृश्य धीरे धीरे साफ हुआ। चू फैंग एक पहाड़ी पर खड़ा था। जहां तक नजर जाती थी वह एक लाल भूरा संसार था। एक काला पर्वत श्रृंखला जो बादलों में ऊंचा उठा हुआ था, आधे आकाश पर कब्जा किए हुए लग रहा था। जमीन पर बड़े बड़े भूरे चट्टानें और मुरझाई हुई वनस्पति थी। थोड़ी दूर पर कुछ काले रंग की हड्डियां थीं। ये कुछ मृत अज्ञात राक्षसी प्राणियों के अवशेष थे जो बहुत पहले सूख चुके थे। कभी कभी हवा के कुछ झोंके गुजरते जो लाल भूरी रेत को उड़ा लाते। ऐसी हवाओं के टकराने से दर्द असहनीय होता। यह नरक के दृश्य जैसा था, बेहद उदास। चू फैंग को कुछ महसूस नहीं हुआ। उसने पिछले जीवन में इसे बहुत बार अनुभव किया था। ये रसातल का पहला स्तर था। सटीक रूप से कहें तो ये रसातल के पहले स्तर में महाखंडहर था। पूरा रसातल 18 स्तरों में बंटा हुआ था। जितना गहरा कोई जाता उतना ही जीवित रहना मुश्किल था। हर स्तर अत्यंत विशाल था। अगर पूरी पृथ्वी को इसमें फेंक दिया जाए तो यह समुद्र में एक बूंद जैसी होती। इसलिए पृथ्वी पर रसातल मार्गों से प्रवेश करने वाले सभी इंसान रसातल के महाखंडहर में प्रकट होते। रसातल में सफलतापूर्वक प्रवेश करने के बाद चू फैंग ने देर नहीं की। इस रसातल यात्रा में उसके पास बहुत कुछ करने को था। निगलन रक्तरेखा प्राप्त करने की प्रक्रिया सरल नहीं थी। उसे बहुत सारी तैयारियां करने की जरूरत थी।
खासकर उसे जल्दी से आकाश सनाद राक्षस पर्वत के तल पर पहुंचना था। आकाश सनाद राक्षस पर्वत को मृत्यु का निषिद्ध क्षेत्र कहा जाता था। इंसानों और रसातल के राक्षसी प्राणियों के लिए समान रूप से यह एक पूर्ण निषिद्ध भूमि थी। यह अपने नाम की तरह आकार में था। ऊंचा पर्वत शिखर पूरे 18 स्तरों के रसातल को भेदता था। रसातल के पहले स्तर में जो दिखता था वह इसका केवल एक हिस्सा था। चाहे इंसान हो या रसातल के राक्षसी प्राणी, अगर वे बहुत गहराई में चले गए तो मर जाते। कोई भी जीवित बाहर नहीं निकला था। कम से कम पिछले जीवन में इंसानों ने यही पाया था। इस बार चू फैंग ठीक आकाश सनाद राक्षस पर्वत की ओर जा रहा था। बेशक ये केवल आकाश सनाद राक्षस पर्वत का बाहरी हिस्सा था, फिर भी यह अत्यंत खतरनाक था। सौभाग्य से चू फैंग पिछले जीवन में यहाँ व्यक्तिगत रूप से आ चुका था, इसलिए वह यहाँ दौड़कर आने की हिम्मत कर सका। दिशा निर्धारित करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। बस आकाश सनाद राक्षस पर्वत को देखो और आगे बढ़ो। चाहे कहीं भी हो, चाहे कोई भी दिशा हो, जब तक आप रसातल में हैं और अपने दिल में आकाश सनाद राक्षस पर्वत के बारे में सोच रहे हैं, आप निश्चित रूप से वहां पहुंच जाएंगे। ये भी आकाश सनाद राक्षस पर्वत की एक भयावह बात थी। वह चल पड़ा। चू फैंग भी बहुत कौशल और साहस वाला व्यक्ति था। जल्दी जल्दी चलते हुए वह सांस लेता और छोड़ता हुआ अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा की साधना करता रहा। वह केवल थोड़ा सा ध्यान सतर्क रहने पर रखता था। रसातल के पहले स्तर में आकाश सनाद राक्षस पर्वत की सीमा के बाहर ज्यादातर निम्न ग्रेड राक्षसी प्राणी थे। इसलिए चू फैंग ऐसा करने की हिम्मत कर सका ताकि वह जल्द से जल्द सी ग्रेड तक पहुंच सके। जब तक वह आकाश सनाद राक्षस पर्वत की सीमा में प्रवेश करता, तब तक उसके पास खुद की रक्षा करने के लिए पर्याप्त ताकत होती। आधा दिन यात्रा करने के बाद उसके सामने एक छोटा सा ग्रे जंगल दिखाई दिया। जंगल में बड़े बड़े पेड़ों की शाखाएं पूरी तरह काली थीं, वे ऐसे लग रहे थे जैसे जल गए हों। बिजली प्रहार जंगल। चू फैंग ने भौहें उठाईं और अपनी अच्छी किस्मत पर आह भरी। जैसा कि नाम से पता चलता है, बिजली प्रहार जंगल उन पेड़ों से बना था जो बिजली के प्रहार से बचे थे। रसातल के पर्यावरण में ये पेड़ न केवल बचे, बल्कि बिजली की शक्ति से तपने के बाद वे एक प्रकार का ग्रे फल पैदा करते थे जिसे ग्रे बिजली फल कहा जाता था। इसमें आध्यात्मिक ऊर्जा थी और यह मीठा और सुगंधित था। एक साधारण व्यक्ति जो दर्जनों फल खा लेता, वह डी ग्रेड तक पहुंच जाता। चू फैंग के लिए यह ऐसा था जैसे नींद आने पर तकिया आ गया हो। उसे इन फलों की ज़रूरत थी ताकि वह जल्द से जल्द सी ग्रेड तक पहुंच सके। तब तक इंसानों के औसत हथियार उसके लिए ज़्यादा खतरा नहीं होते। आसपास कोई नहीं था। चू फैंग जंगल में कूद गया। जंगल बड़ा नहीं था और फल देने वाले पेड़ बहुत कम थे। थोड़ी देर खोजने के बाद उसे केवल लगभग 30 से अधिक फल मिले। ये पर्याप्त हैं। चू फैंग के चेहरे पर मुस्कान उभरी। वह वहां से नहीं गया, बल्कि जंगल में रुककर साधना शुरू कर दी। उसने एक ग्रे बिजली फल खाया, अपनी आंखें बंद की और थोड़ी देर साधना की। उसके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा की सघनता अविश्वसनीय दर से बढ़ने लगी। डी ग्रेड 50%, 55%, 70%, 90%, 99%। बस 1 घंटे से थोड़ा अधिक समय में चू फैंग के शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा की सघनता डी ग्रेड के शिखर तक पहुंच गई। हालांकि प्रत्येक बड़े ब्रेक थ्रू से पहले हमेशा एक रुकावट होती थी। आखिरकार प्रत्येक ग्रेड के बीच ताकत का अंतर बहुत बड़ा था। केवल रुकावट को तोड़कर ही कोई सफलतापूर्वक आगे बढ़ सकता था। बेशक चू फैंग के लिए डी ग्रेड की रुकावट का कोई मतलब नहीं था। उसने 3 ग्रे बिजली फल अपने मुंह में ठूंसे और उसने सी ग्रेड की ओर ब्रेक थ्रू शुरू किया। आधे घंटे बाद चू फैंग बचे हुए 10 से अधिक ग्रे बिजली फलों के साथ उत्साह से भरा हुआ छोटे जंगल से बाहर निकला। स्वर्ण रैंकिंग सूचियों द्वारा रेटिंग के बाद वह एक सी ग्रेड साधक बन गया था। उसकी ताकत कई गुना बढ़ गई थी। इस पल उसका पुनर्जनन हुए केवल 2 दिन से भी कम समय हुआ था। यह अभूतपूर्व था। जब वह अपनी यात्रा जारी करने वाला था, वह अचानक ठिठक गया। जैसे ही चू फैंग छोटे जंगल से बाहर निकला, उसने अचानक पाया कि उसके ठीक सामने इंसानों का एक समूह था और वे 40 से 50 की संख्या में थे। 7 या 8 लोग कुछ उच्च स्तरीय उपकरणों का उपयोग करके बिजली प्रहार जंगल का विश्लेषण कर रहे थे। वे तरह तरह के डेटा रिकॉर्ड करते रहे। बाहरी हिस्से में 40 से अधिक भारी हथियारों से लैस कुलीन सैनिक थे। सैनिक 2 अलग अलग टीमों में बंटे हुए थे। दोनों टीमें बहुत अलग तरह से कपड़े पहने हुए थे। इस पल चू फैंग को लगा जैसे वह पृथ्वी पर वापस आ गया हो। रसातल इतना विशाल था, वह इतने संयोग से इंसानों से कैसे टकरा सकता था। और देखने से ये लोग शायद विभिन्न देशों द्वारा रसातल में भेजी गई कुलीन अभियान टीमें थीं। चू फैंग का अनुमान बहुत हद तक सही था। रसातल मार्गों के प्रकट होने जैसी विशाल घटना के साथ सभी विभिन्न देश निश्चित रूप से पहले पल में अपनी अभियान टीमें संगठित करते। लोगों ने तुरंत चू फैंग को देख लिया। सब स्तब्ध रह गए। एक युवती ने तो आश्चर्य से चिल्ला दिया, एक इंसान, एक इंसान। चू फैंग ने ये शब्द सुनकर आंखें घुमाईं। क्या बकवास!
जैसे कि तुम इंसान नहीं हो। क्या तुमने कभी इंसान नहीं देखा? फैंग ने इन लोगों का जायजा लिया। वह युवती जो अभी बोली थी वास्तव में हवाशिया की नागरिक थी। चू फैंग को एक आत्मीयता का एहसास हुआ। अपने देशवासियों से मिलना हमेशा उसके लिए खुशी की बात थी, खासकर एक अलग दुनिया में। इस पल बाहरी हिस्से के सैनिक भी हरकत में आ गए। वे जल्दी से इन शोधकर्ताओं की रक्षा करने लगे। फिर सैनिकों के दो समूहों ने एक साथ चू फैंग को घेर लिया और अपने हाथों में ऑटोमेटिक राइफलें उठा लीं। कुछ सैनिकों ने तो अत्यधिक विस्फोटक ग्रेनेड भी निकाल लिए। वे बहुत अच्छी तरह से सुसज्जित थे। हालांकि चू फैंग ने उनकी परवाह नहीं की। जब वह अभी डी ग्रेड था तब ये साधारण हथियार उसके लिए खतरा हो सकते थे। लेकिन वह अभी अभी सी ग्रेड तक पहुंच गया था और अपने शरीर से गोलियों को चकमा दे सकता था। इसलिए चू फैंग बहुत शांत था। वह सैनिकों के पहले बोलने का इंतजार कर रहा था। हद है, ये क्या बला है? एक सैनिक टीम के कप्तान ने चिल्लाया। बंदूकें पहले से ही लोड थीं, किसी भी पल चू फैंग को मारने के लिए तैयार। ये देखकर चू फैंग बहुत नाराज हुआ। भले ही तुम सवाल पूछना चाहते हो, मुझे इस तरह धमकाने की जरूरत नहीं है। और वह समझ से परे की बकबक विदेशी भाषा की तरह लग रही थी। इसका मतलब था, तुम कौन हो? पिछले जीवन में मार्शल कलाकारों की स्मृति आश्चर्यजनक थी और कुछ भाषाएं सीखना कोई बड़ी बात नहीं थी। चू फैंग को कई तरह की भाषाएं आती थीं। स्वाभाविक रूप से वह समझ सकता था। हालांकि चू फैंग उस व्यक्ति के रवैये से नाराज था, इसलिए उसका जवाब देने का मन नहीं था। इस पल सैनिकों की दूसरी टीम के कप्तान ने बोला। वह व्यक्ति 8 फीट लंबा और बहुत मजबूत कदकाठी का था। वह बहुत सख्त दिखता था। ये सोचकर कि चू फैंग उनकी भाषा नहीं समझ सकता, उसका रवैया काफी नर्म था। उसने पहले रिटेन भाषा में पूछा और फिर 7 अलग अलग भाषाओं में पूछा। अंत में उसने शुद्ध हवाशिया भाषा में कहा, कॉमरेड, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप कौन हैं? चू फैंग ने भौहें उठाईं। उसने स्थिति को मोटे तौर पर समझ लिया। ये हवाशिया देश और ग्रेट हार्मनी देश की अभियान टीमें थीं। किसी कारण से दोनों अभियान टीमें एक साथ काम कर रही थीं। जब चू फैंग सोच रहा था, ग्रेट हार्मनी देश का छोटा कप्तान अधीरता से उस दृढ़ व्यक्ति की ओर देखने लगा। ये छोटा सा लड़का अचानक इस निर्जन जगह पर प्रकट हुआ है। हमें सावधान रहना होगा, इसे बस गोली मारकर खत्म कर दो। उसने सोचा कि चू फैंग ग्रेट हार्मनी भाषा नहीं समझ सकता, इसलिए उसे बोलने में कोई संकोच नहीं था। हालांकि उसने यह नहीं देखा कि चू फैंग की आंखों में एक तेज हत्या की मंशा चमकी थी। वह कभी भी अच्छा इंसान नहीं रहा था। पिछले जीवन में उसने कई इंसानों को मारा था। जब चू फैंग इस घृणित व्यक्ति को पहले खत्म करने की योजना बना रहा था, तब दृढ़ व्यक्ति ने बौने कप्तान को रोक दिया। रुको, उसके बारे में और पता करने के बाद उसका निपटारा करने में देर नहीं होगी। आखिरकार वह हम इंसानों में से एक है, न कि रसातल का राक्षसी प्राणी। दृढ़ व्यक्ति के शब्दों को सुनकर चू फैंग ने भौहें उठाईं। चू फैंग ने नोटिस किया कि उसने राक्षसों की बात नहीं की, बल्कि रसातल के राक्षसी प्राणियों की बात की। इसका मतलब था कि विभिन्न देशों को पहले से ही रसातल के बारे में कुछ जानकारी थी। लेकिन ये सोचने पर समझ में आता था, पिछले जीवन में विभिन्न देशों ने बहुत जल्दी प्रतिक्रिया दी थी। रसातल से निपटने के लिए कई तरह के समाधान जल्दी से पेश किए गए थे। कुछ समय के लिए चू फैंग को यह भी यकीन हो गया था कि सभी विभिन्न देशों को रसातल के अस्तित्व के बारे में कुछ चैनलों से पहले से पता था, लेकिन रसातल मार्गों और स्वर्ण रैंकिंग सूचियों के प्रकट होने से पहले वे इसका दोहन नहीं कर पाए थे। ये सब समझने के बाद चू फैंग ने एक पल सोचा और बोलना शुरू किया। उसने भी शुद्ध हवाशिया भाषा में कहा, मैं हवाशिया के डोंगचुआन प्रांत से हूँ। वर्तमान में दुनिया भर में विशाल गहरे गड्ढे प्रकट हुए हैं। मैं गलती से इसमें गिर गया। हवाशिया का नागरिक, तुम वाकई हवाशिया के नागरिक हो। उसके पीछे वह युवती जो पहले चिल्लाई थी, बोलने से खुद को रोक नहीं पाई। चू फैंग ने कुछ असहायता से सिर हिलाया। क्या ये युवती रिकॉर्ड है? वह बार बार बकवास बोलती रहती है। जब दृढ़ व्यक्ति ने सुना कि चू फैंग हवाशिया का नागरिक है, तो उसके चेहरे पर एक दुर्लभ कोमलता उभरी। तुम वाकई बदकिस्मत थे। फिर भी तुम भाग्यशाली भी हो कि रसातल के राक्षसी प्राणी तुम्हें फाड़ने से पहले तुम हमसे मिल गए। अब से तुम हमारे साथ रह सकते हो। हम तुम्हें यहाँ से बाहर निकालेंगे। वैसे मेरा उपनाम वेई है। मुझे कप्तान वेई कहते हैं। मैं हवाशिया की सेना से हूँ। हम हवाशिया देश द्वारा रसातल की खोज के लिए भेजी गई एक अभियान टीम हैं। रसातल, वह क्या है? चू फैंग पूरी तरह से एक बदकिस्मत साधारण व्यक्ति होने का नाटक कर रहा था जो रसातल में गिर गया था। ओह, तुमने जिस गहरे गड्ढे का जिक्र किया, वह वास्तव में रसातल मार्ग है। तुम्हारे कहने से दुनिया भर के रसातल मार्ग अब ठीक होने शुरू हो गए हैं। कप्तान वेई के शब्दों से चू फैंग बहुत कुछ अनुमान लगा सका। यह अंततः सत्यापित हो गया कि विभिन्न देशों को रसातल के बारे में पहले से जानकारी थी। ये केवल इतना था कि वे पहले इसका दोहन नहीं कर पाए थे।
हालांकि ऐसा लगता था कि विभिन्न देशों को रसातल की सच्ची भयावहता का अंदाजा नहीं था। वरना कप्तान वेई इतने हल्के स्वर में अब ठीक होने शुरू हो गए जैसे शब्द नहीं कहता। हालांकि ये भी सच होगा अगर विभिन्न देश केवल रसातल के पहले स्तर के आसपास भटक रहे थे, क्योंकि ज़्यादातर राक्षसी प्राणी जो उन्हें मिले होंगे केवल डी ग्रेड के होंगे जिन्हें उनके शक्तिशाली हथियारों से आसानी से खत्म किया जा सकता था। वास्तव में कोई संकट नहीं था। इसके विपरीत यह विकास के लिए एक बड़ा मौका था। विशाल रसातल में बहुत सारे संसाधन थे। वैसे मैं तुम्हें इनका परिचय देता हूँ। ये ग्रेट हार्मनी देश की अभियान टीम के सदस्य हैं। हम रास्ते में एक दूसरे से टकरा गए तो एक साथ आ गए। ये कहते समय कप्तान वेई का स्वर स्पष्ट रूप से थोड़ा अनिच्छुक था। किसी कारण से उन्हें मजबूरी में एक साथ चलना पड़ रहा था। ये हैं कप्तान टॉर्टोइस फील्ड। कप्तान वेई ने सपाट स्वर में बौने कप्तान की ओर इशारा करते हुए कहा। उसके बाद उसने ग्रेट हार्मनी देश के लोगों के बारे में ज़्यादा परिचय नहीं दिया। वह मुड़ा और चूफैंग को हवाशिया अभियान टीम के लोगों से परिचित कराने लगा। ये है लिन शियाओलिंग, एक प्रतिभाशाली शोधकर्ता। चूफैंग ने देखा, ये वही युवती थी जो रिकॉर्डर की तरह लग रही थी। इस पल लिन शियाओलिंग भी उत्सुकता से चूफैंग को देख रही थी। उसके बाद चूफैंग ने हवाशिया अभियान टीम के सभी लोगों से परिचय प्राप्त कर लिया। जब सभी खुशी खुशी बात कर रहे थे, अचानक एक कुछ असंगत आवाज़ सुनाई दी। टॉर्टोइस फील्ड ने अचानक चुपके से कहा, कप्तान वेई, आप लोग इस तरह के बोझ को साथ ले जाने की नहीं सोच रहे ना? जैसे ही उसने ये कहा, सभी चुप हो गए। वेई टीम ने भौहें चढ़ाईं। कप्तान टॉर्टोइस फील्ड, कोई समस्या है? टॉर्टोइस फील्ड ने ठंडी हंसी हंसी। अभी हमारी दोनों टीमें एक साथ काम कर रही हैं। मुझे लगता है कि अगर आपकी टीम इतने साधारण व्यक्ति को बिना सोचे समझे शामिल करती है तो ये पूरी टीम के लिए बड़ी मुसीबत लाएगा। अगर हमें कोई राक्षसी प्राणी मिलता है तो हमें उसकी रक्षा के लिए अपनी ताकत बांटनी पड़ेगी। यह अभियान योजना के उचित निष्पादन के लिए अच्छा नहीं है। आप क्या सोचते हैं, कप्तान वेई? कप्तान वेई अचानक खड़े हो गए, उनका चेहरा ठंडा था। चूफैंग की रक्षा की चिंता आपको करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे हवाशिया सैनिक स्वाभाविक रूप से हवाशिया के लोगों की जान की रक्षा करेंगे। हाँ, मुझे बस डर है कि यह छोटा लड़का लापरवाही करेगा। अगर उसने कोई शक्तिशाली राक्षसी प्राणी भड़का दिया तो इससे हमारा नुकसान बेवजह बढ़ेगा। टॉर्टोइस फील्ड ने हार नहीं मानी। कप्तान वेई गुस्से में आ गए। उनका मजबूत कद इतना दबंग था कि टॉर्टोइस फील्ड को बार बार पीछे हटना पड़ा। अगर आपको लगता है कि हम हवाशिया के लोग आपके लिए बोझ होंगे तो आप और ग्रेट हार्मनी अभियान टीम सब जा सकते हैं। मैं आपको विदा नहीं करूंगा। यह नहीं चलेगा। वह वस्तु अभी भी आपके पास है। हमने उसे एक साथ पाया था। हम ग्रेट हार्मनी देश को उस चीज़ का हिस्सा मिलना चाहिए। कितने बेशर्म! लिन शियाओलिंग खुद को रोक नहीं पाए और बोल पड़ी। ये साफ है कि वेई टीम ने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे हासिल किया था। उस समय आप लोग बहुत दूर भाग गए थे और अब आप हिस्सा मांग रहे हैं। टॉर्टोइस फील्ड भी गुस्सा नहीं हुआ। वह बस हंसा और कुछ नहीं बोला। इससे उसे थप्पड़ मारने का मन हुआ। लिन शियाओलिंग ने गुस्से में पैर पटके, लेकिन वह जानती थी कि वह इस टॉर्टोइस फील्ड का कुछ नहीं कर सकती। जब तक कप्तान वेई ग्रेट हार्मनी देश की अभियान टीम के साथ युद्ध में जाने और उन्हें मारने का फैसला नहीं करता, वरना एक बार पृथ्वी पर लौटने के बाद कुछ देश निश्चित रूप से एकजुट होकर हवाशिया पर हमला करने का मौका उठाएंगे। ये वह जिम्मेदारी नहीं थी जिसे उनकी अभियान टीम उठा सकती थी। चूफैंग, जो एक तरफ खड़ा था, ने मोटे तौर पर स्थिति समझ ली थी। अगर उसे मौका मिला तो वह हवाशिया अभियान टीम की मदद करेगा। एक पल के लिए सभी चुप हो गए। अचानक चूफैंग ने हंसकर चुप्पी तोड़ी। चून की कोई मेरा स्वागत नहीं करता, मैं चला जाऊंगा। चूफैंग, क्या तुम पागल हो गए हो? इस रसातल में तुम जैसे साधारण व्यक्ति का अगर एक राक्षसी प्राणी से सामना हो गया तो तुम मर जाओगे। लिन शियाओलिंग ने जल्दी से उसे रोकने की कोशिश की। चूफैंग मुस्कुराया, लेकिन अगर मैं टीम में बना रहा तो मुझे डर है कि कोई मुझे मारने की साजिश रचेगा। खासकर अगर मैं खतरे में पड़ गया और कुछ लोग मुझे बीच मझधार में छोड़ गए तो मेरा नाजुक शरीर इसे सहन नहीं कर पाएगा। जैसे ही चूफैंग ने ये शब्द बोले, टॉर्टोइस फील्ड के चेहरे पर मुस्कान स्पष्ट रूप से जम गई। जाहिर तौर पर उसका ऐसा ही इरादा था। ठीक है, बस इतना ही। मैं पहले भी रसातल में अकेले जीवित रह सका हूँ। मुझे विश्वास है कि इसके बाद भी ठीक रहूंगा। वेई टीम, आपके ख्याल के लिए धन्यवाद। मैं, चूफैंग, इसे दिल में रखूंगा। चूफैंग ने वेई टीम की ओर अपनी मुट्ठी जकड़ी। भले ही उनका परिचय कुछ ही देर का था, चूफैंग महसूस कर सकता था कि हवाशिया अभियान टीम के लोग उसके प्रति बहुत अच्छे थे। हालांकि अगर टॉर्टोइस फील्ड ने इसका जिक्र नहीं भी किया होता तो भी चूफैंग उनके साथ नहीं रहता। उसके पास करने को काम थे। इन लोगों के साथ रहने से उसे बहुत देर हो जाती। क्या तुमने मन बना लिया है? कप्तान वेई ने चूफैंग को गहराई से देखा। उसे अचानक एहसास हुआ कि उसके सामने का ये युवक उतना साधारण नहीं हो सकता जितना उसने सोचा था।
आखिरकार एक साधारण व्यक्ति जो गलती से रसातल में प्रवेश कर गया हो, इतना शांत कैसे हो सकता है? पहले उसकी उम्र के कारण सभी ने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया था। हालांकि कप्तान वेई इसका तह तक जाने की योजना नहीं बना रहा था। हर किसी के अपने रहस्य होते हैं। लिन शियाओलिंग कुछ कहना चाहती थी लेकिन कप्तान वेई ने उसे रोक दिया। हाँ, चू फैंग ने हल्के से मुस्कुराया। अच्छा, सावधान रहना, यहाँ रसातल के राक्षसी प्राणियों के बारे में कुछ जानकारी है जो हमने पाई है। तुम इसे नोट कर सकते हो, ये तुम्हारी मदद कर सकता है। कप्तान वेई ने उसे एक लैपटॉप सौंपा। चू फैंग ने उस पर एक नज़र डाली। वास्तव में इसमें पहले स्तर के राक्षसी प्राणियों के बारे में काफ़ी जानकारी दर्ज थी। हालांकि यह उसके लिए बेकार थी। चू फैंग ने उनकी नेकनियति को नोट किया। पैक करने के लिए कुछ खास नहीं था। चू फैंग मुड़ा और जाने वाला था। टॉर्टोइस फील्ड ने चू फैंग की पीठ को घूरा और अचानक उसे पुकारा और चुपके से कहा, लड़के, मुझे याद आया कि तुम अभी उस जंगल से निकले थे। क्या तुमने इस तरह का फल देखा है? बोलते हुए टॉर्टोइस फील्ड के हाथ में एक ग्रे बिजली फल प्रकट हुआ। सही, जब चू फैंग ने फल चुने थे उसने निश्चित रूप से पूरे क्षेत्र को इंच इंच छानबीन नहीं की थी। इस ग्रेड के फल उसके लिए ज़्यादा समय बर्बाद करने लायक नहीं थे, इसलिए कुछ छूट जाना सामान्य था। हालांकि इस पल टॉर्टोइस फील्ड चू फैंग की जेब को अजीब नज़रों से घूर रहा था। चू फैंग की जेब में 10 से अधिक ग्रे बिजली फल थे। वे उभरे हुए थे, इसलिए एक साधारण व्यक्ति भी बता सकता था, लेकिन सभी ने नज़रअंदाज करने का नाटक किया था। चू फैंग अचानक मुस्कुराया, वह मुड़ा और टॉर्टोइस फील्ड के सामने आ गया। अब दोनों बहुत करीब थे। चू फैंग ने धीरे से अपनी जेब से एक ग्रे बिजली फल निकाला और हल्के से मुस्कुराया। क्या तुम इसकी बात कर रहे हो? टॉर्टोइस फील्ड के चेहरे पर मुस्कान उभरी। हालांकि उन्होंने पहले कुछ ऐसे फल चुने थे जिनमें आध्यात्मिक ऊर्जा थी, लेकिन कौन और चाहने से मना करता? हाँ, तुम्हें इसका कोई उपयोग नहीं है, इसे मुझे दे दो। चू फैंग ने सहमति में सिर हिलाया, वही मुस्कान लिए। ठीक है, बोलते हुए उसने अपने हाथ में ग्रे बिजली फल बढ़ाया। टॉर्टोइस फील्ड ने खुशी से अपना हाथ बढ़ाया इसे लेने के लिए। जिस पल उनका संपर्क हुआ, चू फैंग के शरीर से एक छिपी हुई आध्यात्मिक ऊर्जा की लहर तुरंत टॉर्टोइस फील्ड के शरीर में प्रवेश कर गई। फिर चू फैंग ने अचानक अपने हाथ में ग्रे बिजली फल वापस खींच लिया और हल्के से मुस्कुराया। माफ करना, अचानक मुझे इसे देने का मन नहीं है। हद है। टॉर्टोइस फील्ड को लगा कि उसे ठगा गया है और उसने गुस्से में गाली दी। उसने चू फैंग के बाएं गाल पर थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। तेरी माँ की। चू फैंग का चेहरा भी ठंडा हो गया। क्या तुम वाकई सोचते हो कि मुझमें गुस्सा नहीं है? टॉर्टोइस फील्ड का बढ़ा हुआ हाथ देखकर चू फैंग ने अचानक अपनी बाँह बढ़ाकर उसे रोका। फिर आध्यात्मिक ऊर्जा का एक झटका तुरंत टॉर्टोइस फील्ड की हथेली में घुस गया और हथेली के अंदर की हर चीज को टुकड़े टुकड़े कर दिया। बाहर से ऐसा लग रहा था कि चू फैंग ने केवल हल्के से उसे रोका था, लेकिन वास्तव में टॉर्टोइस फील्ड का हाथ पहले ही अपंग हो चुका था। अगले ही सेकंड एक सुअर की तरह काटे जाने की चीख सुनाई दी, मेरा हाथ। अरे माफ करना, मैंने जानबूझकर नहीं किया। चू फैंग ने भीड़ को मासूमियत से देखा और अपने सफ़ेद दांतों की कतार दिखाए। आप सभी ने देखा, ये कप्तान टॉर्टोइस फील्ड ने ही अपना हाथ बढ़ाया था। मैंने तो बस हल्के से छुआ। क्या वह धोखा देने की कोशिश कर रहा है? टू बी कंटिन्यू। दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाकर हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप अगली कड़ी मिस न करें। आर के सीरीज़ को सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।